आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पर ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 37। वह बोली और हंसी, उसका उपहास उसके पूरे चेहरे से छलक रहा था। मैंने सोचा था कि आपकी पसंद इतनी ऊंची है कि एकमात्र चौथे दर्जे का अधिकारी हमारे गुप्ता परिवार की नज़र में नहीं आ सकता। उच्च मानक अच्छे हैं, दिखावा करना, लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करना अच्छा है। हा हा हा। युवा मास्टर सेन अब आपके साथ नहीं खेल रहे हैं। उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, वह तुम्हें नहीं चाहता। और अब चटर्जी मैनर ने सगाई तय करने के लिए यंग मास्टर सेन से मुलाकात भी कर ली है। और तुम अभी भी जनरल के निवास में शादी करने का मूर्खतापूर्ण सपना देख रही हो, और अभी भी दिखावा कर रही हो कि वह तुमसे माफ़ी मांगेगा और तुम्हें लाड़ प्यार करेगा। ये सचमुच हास्यास्पद है। आपको थोड़ा रंग दे दो और आप सचमुच अपने आप को एक महान राजकुमारी के रूप में सोचती हैं। अभी भी इस पर नज़र रख रहे हैं, उस पर नज़र रख रहे हैं, और अब देखो तुमने अपना हाथ ज़्यादा बढ़ा लिया है। मुझे सच में तुम पर दया आती है। सुरेश वर्मा, मिस वर्मा, तुम में कौन से गुण और योग्यताएं हैं कि तुम सेन मैनर के उस युवा मास्टर के साथ जुड़ने के योग्य हो जिसके पास सैन्य शक्ति है? हा 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 हा। श्रीमती गुप्ता ने ताली बजाई और जोर से हंस पड़ी। जितना अधिक वह रिया वर्मा के भयानक रूप से पीले चेहरे को देखती, ओह, वह चेहरा जो पैलेट की तरह बदल गया, उतना ही अधिक उसे संतुष्टि का एहसास होता। उसका दिल बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। रिया वर्मा ने उसके प्यारे बेटे को बेवकूफ़ बना दिया था और उसे कब से किसी को डांटने की तलब लगी थी। आज उसने रिया वर्मा को इतना डांटा कि वह व्याकुल हो गई। भला वह खुश कैसे न होती। तुमने क्या कहा? रिया वर्मा का सुंदर चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया था। पलक झपकते ही कल रात जो दुस्वप्न उसने देखा था वह उसके मन में उभर आया। अर्जुन सेन, जो पूरे 3 साल से उसका पीछा कर रहा था और हमेशा उसका आज्ञाकारी रहा था, अनन्या चटर्जी का हाथ पकड़कर शादी की रस्में निभा रहा था। जैसा कि रिया वर्मा ने बताया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे और उसके पूरे शरीर में घबराहट छा गई थी। अंततः वह बेचैन और डरी हुई महसूस करने लगी। नहीं, असंभव। अर्जुन सेन की सगाई अनन्या चटर्जी से कैसे हो सकती है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें धोखा देने के लिए झूठ बोलूं? आज सुबह सुबह ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी मिस चटर्जी को दरवाजे पर ले आए। दोनों ने अपने पूर्वजों को धूपबत्ती चढ़ाई और परिवार के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। अब अब सगाई पूरी हो गई है, यहाँ तक कि सगाई के उपहारों का भी आदान प्रदान हो गया होगा। ओह ओह ओह, ये कैसा भाव है? तुम्हारा चेहरा 7 दिन से मरे हुए शव की तरह पीला क्यों है? क्या तुम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या तुम्हें अचानक लग रहा है कि यंग मास्टर सेन ही सबसे अच्छे हैं? क्या तुम्हें इसका पछतावा है? श्रीमती गुप्ता ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुंह बनाया। रिया वर्मा इन शब्दों से अभिभूत हो गईं। वह बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, अपनी उंगलियों को कसकर भींच रही थी। उसके नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे। विस्मय, अविश्वास, बेचैनी, सदमा, उसके भीतर स्तब्धता, तरह तरह की भावनाएं उमड़ पड़ीं। इससे पहले कि सुरेश वर्मा चौंक कर कोई सवाल कर पाते, रिया वर्मा अचानक वास्तविकता में लौट आई। उसने हताश होकर अपना सिर हिलाया और बुदबुदाते हुए श्रीमती गुप्ता को धक्का दिया और घबराई हुई जनरल के आवास की ओर भागी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये दिखावा होगा जो अर्जुन सेन ने तुम्हें मुझे डराने के लिए कहने को कहा है। अनन्या चटर्जी से उसकी सगाई कैसे हो सकती है? उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरा ख्याल रखेगा। जब भी मैं खतरे में होती थी, वह हमेशा मेरे सामने प्रकट होते थे। जब मेरे साथ अन्याय होता था तो वह मुझे परेशान करने वालों को दंडित करते थे। जब मैं प्रतिभाशाली महिला की उपाधि अर्जित करना चाहती थी तो वह कविता और छंद खोजने में मेरी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। वह वास्तव में मेरे लिए बहुत अच्छा था। हाँ, वह मेरे लिए इतना अच्छा था कि उसके लिए किसी और से शादी करना असंभव है। मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ। मैं अभी जनरल के निवास पर जा रहा हूँ, अर्जुन सेन से पूछने। रिया वर्मा लापरवाही से बाहर भागी। इस बार
वह अब दिखावा नहीं करती थी, वह डरी हुई थी और अब किसी मुसीबत को न्योता देने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। उसने मन ही मन सोचा भी, ये सभी शब्द अर्जुन सेन ने उसे डराने के लिए कहे थे और वास्तव में वह उसे जनरल के निवास पर जाने के लिए उकसा रहा था, जहां उसने पहले से ही उसके लिए सगाई के उपहार तैयार कर रखे थे। बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास दौड़कर आए। हाँ, यह ऐसा ही होना चाहिए। जैसे ही उसने ये सोचा और यह सोचा, अचानक उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। जैसे ही रिया वर्मा जनरल के आवास की ओर दौड़ी। इस बीच मनीषा, जो स्वयं उपपत्नी प्रदान करने का शाही फरमान लेकर चल रहा था, ने महल के द्वार से बाहर निकलते ही चटर्जी परिवार और सेन परिवार के बीच सगाई के बारे में सुना। उसे लगा कि कहीं ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी पागल तो नहीं हो गए। उसकी बेटी को पहले भी अर्जुन सेन ने ठुकरा दिया था और उसकी प्रतिष्ठा बार बार धूमिल हुई थी। अब एक उड़ाव पुत्र की वापसी वाकई सोने से भी ज्यादा कीमती चीज लेकर आए है। जनरल के निवास के लिए एक कदम पत्थर बनना कितना अफसोस की बात है। टीएस। मनीषा ने मन ही मन उस पर दया और उपहास किया। जब वे जनरल के निवास पर पहुंचे तब तक जनरल सेन वहां से जा चुके थे। केवल कविता सेन ही शाही आदेश प्राप्त करने के लिए घुटनों के बल बैठी हुई थीं। सम्राट की कृपा अपार है, भविष्य में द्वितीय कुमारी जो अवश्य धन्य होंगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि द्वितीय कुमारी कहाँ हैं? उन्हें आज इस दास के पीछे महल में आने दो। मनीषा ने शाही आदेश को विनम्रता से थाम लिया और ऊंची आवाज में पूछा। कविता सेन के सजे संवरे चेहरे पर नफरत की एक झलक उभर आई। वह खुद मनीषा को दूसरी मिस के बेडरूम तक ले गईं। खांसी जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक दिल दहला देने वाली खांसी आई। सेकंड मिस बिस्तर पर लेटी थीं, उनका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। उन्होंने सलामी देने के लिए उठना चाहा ही था कि अगले ही पल वो हड्डियों के बिना गिर पड़ीं। इतनी कमजोर लग रही थी मानो किसी भी पल उनकी मौत हो जाएगी। ये देखकर मनीषा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। कविता सेन ने कड़वे भाव से आह भरी, मनीषा, इस बारे में क्या किया जाना चाहिए? भाई, उनका शरीर बहुत कमजोर है। मैंने सुना है कि उसके बुजुर्ग पिता एक सैन्य अभियान पर हैं और वह बहुत ज्यादा चिंतित है, जिसके कारण वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई है और बिस्तर पर पड़ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे आधे महीने तक आराम करना होगा। मनीषा, मुझे आशा है कि आप महाराज को यह समझा सकेंगी कि बैयुन बहुत अधिक पुत्रवत है और चिंता के कारण उसका शरीर बीमार पड़ गया है। जहां तक महल में प्रवेश करने की बात है तो इसे कुछ समय के लिए स्थगित कर देते हैं। जैसे ही वह बोली, कविता सेन ने अभी भी शालीनता से अपनी आंखें रुमाल से पोंछीं। मनीषा ने आने से पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। जैसा कि महाराज को उम्मीद थी, सेन परिवार ने कुछ अफवाहें सुनी थीं और वे अपनी बेटी को महल में भेजने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने पहले ही अपने घर वापस जाने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। पिछली बार जब जनरल सेन ने सम्राट के प्रति वफादारी और राष्ट्र की रक्षा की बात कही थी, लेकिन वास्तव में हर शब्द सैन्य शक्ति सौंपने का दिखावा था, तो सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को पहले से ही संदेह हो गया था। अब यहाँ तक कि जो बैयुन के महल में प्रवेश में भी देरी हो रही है। इस असामान्य दृश्य ने सम्राट यान के संदेह और विचारों की पूरी तरह से पुष्टि की। मनीषा ने व्यंग्यात्मक ढंग से अपने होंठ हिलाए। उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी, लेकिन उसके शब्द तिरस्कारपूर्ण और उपहासपूर्ण थे। दूसरी बात, मिस जो अचानक बीमार पड़ गईं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सचमुच अपने बुजुर्ग पिता के सैन्य अभियान के बारे में चिंतित हैं, या उन्हें लगता है कि महल के द्वार समुद्र की तरह गहरे हैं और वह सम्राट की कृपा को बाढ़ या एक भयंकर जानवर के रूप में देख रही हैं। खांसी, दूसरी कुमारी ने मुंह में खून थूक दिया और रोते हुए कमजोर स्वर में बोली, मनीषा, सच तो यह नहीं है कि यह विनम्र लड़की महाराज की सेवा करने के लिए महल में प्रवेश करने को तैयार नहीं है, बल्कि यह शरीर। दूसरी मिस ने अपनी आंखें घुमाईं और बेहोश हो गईं। कविता सेन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा महामहिम ने अनुमान लगाया था। प्रिया सेन ने वास्तव में उपपत्नी के रूप में महल में प्रवेश करने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाया था और जनरल सेन का बॉर्डर पास की ओर प्रस्थान वास्तव में 3 लाख सैनिकों वाली सेना पर नियंत्रण पाने के लिए था। कितना वफादार और नेक परिवार था,
ये तो एक मजाक के अलावा कुछ नहीं था। कविता सेन को इधर उधर भागते देख मनीषा मन ही मन बार बार उपहास करता रहा। वह सेन परिवार के साथ ये दिखावटी खेल खेलने में बहुत आलसी था और उसने सीधे कहा, चूंकि द्वितीय मिस जो इतनी गंभीर रूप से बीमार हैं, मैं तुरंत महामहिम को रिपोर्ट करूंगा। मुझे लगता है कि महामहिम जल्द ही जनरल के निवास में रहने के लिए एक शाही चिकित्सक को भेजेंगे, जो द्वितीय मिस जो की हालत पर तब तक लगातार नजर रखेगा जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। कविता सेन, तुम्हारा क्या विचार है? कविता सेन ने कृतज्ञता और भावुकता का भाव पुनर्तः सही समय पर व्यक्त किया। तब मैं आपके उदार उपकार के लिए महाराज को धन्यवाद देती हूँ। कविता सेन की अचानक ठंडी पड़ चुकी पुतलियों से मनीषा को अंततः गंभीर रूप से बीमार दूसरी युवा कुमारी पर एक व्यंग्यात्मक नज़र डालते हुए देखा जा सकता था और फिर वह वहां से चली जाती। ये कहना गलत नहीं होगा कि दूसरी युवा कुमारी के दैनिक जीवन की देखभाल के लिए एक शाही चिकित्सक को भेजा गया था। वास्तव में ये जनरल के निवास के भीतर सेन परिवार की सभी गतिविधियों पर नजर रखने का एक छिपा हुआ तरीका था। इस बहाने सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया सेन परिवार की हर गतिविधि पर आसानी से नजर रख सकते थे। आखिरकार जनरल के आवास में रहने से उनकी गतिविधियों को जानना दूर से निगरानी रखने वाले गुप्त गार्डों की व्यवस्था करने से कहीं अधिक आसान था। जब तक अर्जुन सेन जनरल के निवास पर वापस लौटे, तब तक उन्हें सम्राट यान के उस आदेश के बारे में पता चल चुका था जिसमें वहां एक शाही चिकित्सक को रहने की अनुमति दी गई थी। उसके हाथ में गर्म उत्तम सफ़ेद जैड का आधा हिस्सा था। ये दोनों जैड पेंडेंट यिन और यांग जुड़वां जैड थे। एक तरफ मादा मंदारिन बत्तख और दूसरी तरफ नर मंदारिन बत्तख की आकृति बनी थी। उन्होंने और अनन्या चटर्जी ने अपने बंधन के प्रतीक के रूप में आधा आधा हिस्सा धारण किया था। अर्जुन सेन के अंगूठे ने जैड की सतह को हल्के से सहलाया। उनकी आवाज़ में एक ठंडक थी। लगता है सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उन्हें कोई मुश्किल न आ जाए। सेन परिवार ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में उनकी मदद की और बदले में वह हमारे पूरे वंश का सफाया करना चाहते हैं। चूंकि वह सेन परिवार पर नज़र रखने के लिए एक शाही चिकित्सक भेजना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। वैसे भी हम ज़्यादा समय तक राजधानी में नहीं रुकेंगे। माँ, कल से कुछ भरोसेमंद साथियों को क्रॉसबो और तीरंदाजी का अभ्यास कराओ। हालांकि निशाना लगाने की सटीकता मेरे हथियार से अलग होगी, लेकिन दोनों में समानताएं हैं। कुछ और कोशिशों से वे निपुण हो जाएंगे। कविता सेन ने गंभीरता से सिर हिलाया और राहत भरी आवाज में कहा, अच्छा है, माँ समझ गई। बस पूरा सेन मनोशाही जासूसों से भरा है। अर्जुन, अगर हम खुलेआम तीरंदाजी का अभ्यास करें तो क्या इससे सम्राट यान को शक नहीं होगा? वर्तमान में अर्जुन सेन के पास 600,000 से अधिक अंक हैं, जो एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक बार जब सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अनुमान लगाया कि सेन परिवार के पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जो स्थिति को मोड़ सकता है, तो वे संभवतः हत्यारे बन जाएंगे, यहाँ तक कि दिखावे की भी परवाह नहीं करेंगे। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया अब सेन परिवार के साथ धीरे धीरे खेलने को तैयार थे और उन्होंने जनरल सेन को बॉर्डर पास जाने की अनुमति भी दे दी, केवल इसलिए कि उन्हें विश्वास था कि सेन परिवार कोई हलचल नहीं मचा सकता। सबसे पहले, जनरल सेन को बॉर्डर पास तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक जीवित रहना संभव नहीं था। दूसरे, यदि वह बॉर्डर पास तक पहुंच भी गया तो भी वह अकेले निर्णयकर्ता नहीं होगा। अंततः जब उनके जैविक पुत्र अर्जुन सेन राजधानी में हिरासत में हैं, तो यदि जनरल सेन सेना पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर भी लेते हैं और उनके पास कुछ वास्तविक शक्ति भी आ जाती है, तो इससे क्या लाभ होगा? क्या वह कार्रवाई करने का साहस करेगा? क्या वह विद्रोह करने का साहस करेगा? यदि उन्होंने विद्रोह किया तो सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया तुरंत अर्जुन सेन और सेन परिवार को बंधक बना लेंगे। माँ, अर्जुन सेन ने आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उनकी आंखों में एक गहरी, दृढ़ निश्चयी रोशनी चमक रही थी। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया अपनी वर्तमान योजनाओं को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। वे बहुत समय से योजनाएं बना रहे हैं, यहाँ तक कि पिता को राजधानी वापस बुलाने और बॉर्डर पास की सत्ता को खत्म करने के कदम की भी गणना कर रहे हैं। अब वह शायद सोचता है कि मैं एक बेकार आदमी हूँ जो केवल महिलाओं की चापलूसी करना जानता है। उसका ध्यान पिता पर होना चाहिए। मेरे लिए, हमारे लिए,
हे, हम लहरें नहीं बना सकते। वास्तव में न केवल सम्राट यान बल्कि राजधानी में हर कोई यह मानता था कि अर्जुन सेन एक मूर्ख था, एक बेकार आदमी जो केवल एक महिला के अधीन मरने के लिए उपयुक्त था, जिसका दिमाग पूरी तरह से इस बात में व्यस्त था कि रिया वर्मा को कैसे जीता जाए, जो विशाल सेन परिवार का समर्थन करने में पूरी तरह से असमर्थ था। जब तक उपद्रवी जनरल सेन से निपटा जाता रहा तब तक बाकी सभी लोग महत्वहीन थे। लेकिन किसने सोचा होगा, कौन विश्वास करने का साहस करेगा, रिया वर्मा के प्रति अर्जुन सेन का हार्दिक समर्पण सिर्फ 1,00,000 वर्ग मीटर जगह और शस्त्रागार के लिए था। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया तो बरसों से योजना बना रहे थे, लेकिन अर्जुन सेन भी उसे सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे थे। अर्जुन सेन को थोड़ा और समय दिया जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। मिस वर्मा, आप अंदर नहीं जा सकती, मिस वर्मा। अर्जुन सेन, तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ। मैं अब तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, क्या तुम संतुष्ट हो? रिया वर्मा की अश्रुपूर्ण चीख पूरे जनरल निवास में गूंज उठी, जो सभी को सुनाई दे रही थी। जैसे ही अर्जुन सेन ने वह जानी पहचानी आवाज सुनी, वह घृणा से भौंचक्का हो गया। कविता सेन को रिया वर्मा नाम की एक चुलबुली महिला भी नापसंद थी, जो साधारण और सीधी सादी होने के बावजूद अपने बेटे के स्नेह पर निर्भर होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती थी। अर्जुन सेन, बाहर आओ, मैं यहाँ हूँ। तुम मेरा सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें अपराध बोध हो रहा है? ये सब शोर शराबा किस बात का है? अर्जुन सेन ने अध्ययन कक्ष का दरवाज़ा खोला। उसका सुंदर चेहरा गंभीर था जब उसने रिया वर्मा की ओर देखा, जो जनरल के निवास में भागी हुई थी। रिया वर्मा का चेहरा पसीने से लथपथ था, गाल लाल हो गए थे और वह हाँफते हुए अपनी मुट्ठियां भींच रही थी। साफ जाहिर था कि उसे गाड़ी पकड़ने का भी समय नहीं मिला था, बल्कि वह अपनी नाजुक टांगों पर पूरे आधे घंटे तक दौड़कर आई थी। जैसे ही उसने अर्जुन सेन को आते देखा, वह पूरी तरह से अपना संयम खो बैठी। उसके चेहरे पर आंसू टूटे हुए बांध की तरह बह रहे थे। वह सिसकियां रोक नहीं पाई, फिर भी उसने आंसुओं को रोकने के लिए अपना सिर ऊंचा रखा, अपनी आखिरी गरिमा को बचाने की कोशिश करते हुए। अर्जुन सेन, मैं मानती हूं कि मैं थोड़ी नाजुक हूं और मैं तुम्हारी ईमानदारी को कुछ ज़्यादा ही परखना चाहती हूं। लेकिन ये ठीक इसलिए है क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को लेकर गंभीर हूं। मैं अपने रिश्ते के बारे में बहुत सोच समझ कर सोचती हूं। मैंने कविता सेन के विवाह प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। ये सब साबित करता है कि मैं एक अच्छी लड़की हूं। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए तुम्हें मेरा और भी अधिक सम्मान करना चाहिए। अर्जुन सेन, कविता सेन, आखिरकार मैं अनन्या चटर्जी की तरह नहीं हूं, जो सहजता से पुरुषों को खुद को चूमने की अनुमति देती है और कुछ ही शब्दों के बाद आसानी से हाथों में हाथ डालकर टहलने के लिए आमंत्रित की जा सकती है। मैं उससे अलग हूं। मैं उससे ज्यादा शुद्ध, सरल और आत्मसम्मान वाली हूं। अर्जुन सेन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप शुद्ध हैं, आप सरल हैं, आप स्वाभिमानी हैं। तुम खुद को हर आदमी पर झोंक देती हो, लेकिन मुझे नज़रअंदाज कर देती हो, जिसने सबसे ज्यादा दिया है। तुम सबसे पवित्र हो। अर्जुन सेन को सचमुच समझ नहीं आया कि रिया वर्मा को जनरल के आवास में घुसकर ऐसी बातें कहने की हिम्मत कहाँ से मिली। आखिर वो कहना क्या चाहती थीं? क्या ये पछतावा हो सकता है? रिया वर्मा, तुम्हें इसका पछतावा तो नहीं हो रहा होगा, है ना? अर्जुन सेन की आंखों में तिहरे व्यंग्य और उपहास के भाव थे, जब वह चुपचाप रिया वर्मा को अपने अंतर्मन की बातें कहते हुए देख रहा था। ये स्पष्ट था कि वह बहुत ईमानदारी से बोल रही थी। वह सचमुच मानती थी कि वह सबसे पवित्र महिला थी। खेद, इन दो शब्दों से रिया वर्मा की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई। उनकी पुतलियां धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। वह घबरा गई और बेचैन हो गई। फिर जैसे कि उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसने आंसू भरी आंखों से अपने होंठ भींच लिए और कहा, मैं मानती हूं कि मैंने आपकी ईमानदारी की बहुत अधिक परीक्षा ली, जिससे आपको मुझे मेरी सच्ची भावनाओं को पहचानने के लिए इन तरीकों का उपयोग करना पड़ा। अच्छा, अर्जुन सेन, आप जीत गए। अब मैं समझ गया हूं कि तुम मुझसे कितना सच्चा प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने और तुमसे शादी करने का निर्णय लिया है। अर्जुन सेन के चेहरे की कोशिकाएं जम गईं। कविता सेन के होंठ फड़कने लगे, उनकी आंखें उपहास और नाराजगी से भरी थीं। अगले ही पल
हा 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 हा, अर्जुन सेन जोर से हंस पड़े। उन्होंने मैंडरिन डक जेड पेंडेंट वाला हाथ उठाया और रिया वर्मा के चेहरे की ओर इशारा किया, जिस पर अभी भी गर्व और चिड़चिड़ापन साफ झलक रहा था। हंसते हुए उन्होंने बार बार सिर हिलाया। क्या कहा तुमने? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो। हा 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 हा। रिया वर्मा को समझ नहीं आया कि अर्जुन सेन इतने अजीब तरीके से क्यों मुस्कुरा रहे थे। क्या उसे खुशी से उसे गले लगाकर चिल्लाना नहीं चाहिए? वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन चाहे वह उसे कैसे भी देखे, वह खुशी नहीं लग रही थी। ये तो उपहास का एक संकेत था। रिया वर्मा उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपे अर्थ को समझ नहीं सकी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऊपर देखा और अर्जुन सेन के शब्दों के जवाब में एक अलग और विनम्रता भरे भाव के साथ सिर हिलाया। तथापि ये देखकर अर्जुन सेन और भी जोर से हंसे। उनकी हंसी उपहास और पूर्ण संतुष्टि से भरी हुई थी। आपने आखिरकार रुककर, आखिरकार मुझे चुना, उन सभी स्पेयर टायरों में से जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे अच्छी है, और फिर आप आकर विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि आप सहमत हैं। हा हा हा। रिया वर्मा, आह रिया वर्मा, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करते हुए वहीं खड़ा रहूंगा? ध्यान से देखो, मैं अर्जुन सेन आज अनन्या चटर्जी से सगाई कर रहा हूं। और तुम, ये यंग मास्टर अब तुम्हें पसंद नहीं करता। चले जाओ। इन शब्दों के साथ अर्जुन सेन ने अपने हाथ में पकड़ा जेड पेंडेंट रिया वर्मा के सामने रख दिया। उसने अपने पत्ते मेज पर रख दिए थे। वह अब रिया वर्मा को नहीं चाहता था, उसने अनन्या चटर्जी को चुना था, जो उससे बहुत प्यार करती थी। और फिर रिया वर्मा की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। पहले तो उसने अर्जुन सेन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक बार जब उसने प्रतिक्रिया दी और जेड पेंडेंट का आकार स्पष्ट रूप से देखा, तो उसके पूरे शरीर का खून जम गया और उसका शरीर धीरे धीरे कांपने लगा। जब उसने सुना कि अर्जुन सेन फीनिक्स मुकुट के साथ चटर्जी मैनर गए हैं, तो वह डरी नहीं थी। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन सेन अनन्या चटर्जी के साथ फ्लावर स्ट्रीट पर टहल रहे हैं, तो उन्हें कोई डर नहीं लगा। वह अभी भी नहीं डरी थी जब अर्जुन सेन ने उसकी नाक की ओर इशारा किया और उसे उससे प्यार न करने के लिए कोसा। अंततः उस दिन जब उन्होंने यानचुन पवेलियन में अनन्या चटर्जी को ईर्ष्यालु बनाने के लिए उसे चूमा, तो वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी आश्वस्त थी। लेकिन इस क्षण वह डर गई थी। उसका मन एक धमाके के साथ फट गया, मानो कोई दबी हुई भावना अचानक फूट पड़ी हो, जिसने पिछले कुछ दिनों में उसके अंदर जो आत्मविश्वास और साहस पैदा किया था, उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, जो लाड़ प्यार और अहंकार के कारण पैदा हुआ था। रिया वर्मा ने अपना मुंह खोला, उनका गला रुंध गया था और उन्हें बोलने में थोड़ा समय लगा। आप और अनन्या चटर्जी पहले से ही सगाई कर चुके हैं। क्या यह मुझे लुभाने और धोखा देने के लिए नहीं है? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? अर्जुन सेन ने उसी समय आंखें घुमाईं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें धोखा दिया? इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? क्या तुम सचमुच सोचती हो कि तुम इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक हो कि तुम युवराज का पद भी पाने की हकदार हो? और मुझसे शादी करना दान है? जाओ और उस सपाट चेहरे को आईने में देखो। अनन्या तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तुमसे बेहतर है, वह हर तरह से तुमसे कई गुना बेहतर है। मैं उसे तुम्हारे लिए क्यों छोड़ दूं? पहले ये यंग मास्टर सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या तुम सचमुच सोचते थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? कविता सेन ने ये संतोषजनक और स्पष्ट शब्द सुने, अपने होंठ भींच लिए और हंसते हुए बीच में बोली, मिस वर्मा, मैं जानती हूँ कि अभी आपके लिए इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन अर्जुन की सगाई वास्तव में अनन्या से हो चुकी है, और मैं अनन्या को अपनी शिष्ट बहू के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। और तुम्हारा क्या कहना है? अब अतीत में मत जियो, अब अतीत में मत जियो, अतीत में जियो। अतीत, ये वाक्य रिया वर्मा के कानों में गोल गोल गूंज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल सकता है, कैसे वह अतीत में जीने लगी थी। क्यों? वह पहले उसके प्रति इतना अच्छा क्यों था, उसकी चिंता और देखभाल क्यों करता था, मानो जब भी उसकी आंखें लाल होती थीं, तो वह मरने वाला होता था। अब वह उसे इतना परेशान देखकर इतना हंस क्यों रहा है? रिया वर्मा ने अपने कान ढक लिए और चीखी, आह नहीं, असंभव, मुझे ये स्वीकार नहीं, मैं तुम्हें अनन्या चटर्जी से शादी नहीं करने दूंगी।
ये सगाई की निशानी है ना। तोड़ो इसे, तोड़ो इसे, मैं ही वो पत्नी हूँ जिससे तुम्हें शादी करनी चाहिए। अर्जुन सेन, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है? उस बदचलन अनन्या चटर्जी ने तुम्हें कोई जादू टोना कर दिया है क्या? तुम तो मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। ओह! अपने सामने रखे चमकदार जेड पेंडेंट को देखकर रिया वर्मा खुद को रोक नहीं सकी। वह विकृत चेहरे के साथ आगे बढ़ी और अर्जुन सेन के हाथ से जेड पेंडेंट छीनकर उसे तोड़ देना चाहती थी। उसने सोचा कि उनके स्नेह के इस प्रतीक को नष्ट करके वह उनके रिश्ते को नष्ट कर सकती है और अर्जुन सेन को वापस पा सकती है। लेकिन उसका स्वागत कैसे हुआ? यह एक भारी, जोरदार, निर्दयी थप्पड़ था। पा पा पा, अरे नहीं, ये तो 3 थप्पड़ थे। ये 3 थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि उस आदमी ने मारे थे जो उससे बेहद प्यार करता था, अर्जुन सेन। उसने सीधे रिया वर्मा के दांत तोड़ दिए और खून बहने लगा। उसके कान के पर्दे में एक खोखली सी झंझनाहट हुई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिमाग क्षण भर के लिए तीव्र दर्द को महसूस करने में असमर्थ रहा। सस्ते होने की बात करें तो पूरी राजधानी में आपसे सस्ता कोई नहीं है। अर्जुन सेन ने ऊपर से रिया वर्मा को देखा, उसे चुपचाप आंसू बहाते हुए, उसकी पूरी तरह से अस्त व्यस्त स्थिति को देखते हुए। उसके दिल में भावना का एक भी निशान नहीं था। अनन्या चटर्जी मेरी मंगेतर है। अगर तुम उसे एक और शब्द से अपवित्र करने की हिम्मत करते हो, ये युवा मास्टर तुम्हें पीट पीट कर मार डालेगा। हालांकि मैं औरतों को नहीं मारता, तुम तो ज्यादा से ज्यादा बदचलन हो। निकल जाओ। अनन्या चटर्जी उनकी मंगेतर हैं। हे, तो फिर खुद के बारे में क्या? इन 3 वर्षों का क्या महत्व है? सूजी हुई लाल आंखों के साथ रिया वर्मा ने अपना सिर उठाया और अर्जुन सेन को घूरने लगी। वह कितनी चाहती थी कि अर्जुन सेन की आंखों में फिर से दिल का दर्द और प्यार की झलक दिखे, या कोई भी और भावना, यहाँ तक कि नफरत और नाराजगी भी। लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, एक भी बिट नहीं। इतना उदासीन, इतना असंवेदनशील। दरार, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट गया हो। रिया वर्मा ने अपनी छाती पकड़ ली और लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अर्जुन सेन उसके साथ इतना क्रूर व्यवहार करेगा। उसने जिद और आत्मविश्वास से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम उसके लिए मुझे नहीं मारोगे। कोई कारण तो होगा ही, जरूर होगा। उसने तुम्हें नशीला पदार्थ दिया होगा, अनन्या चटर्जी ने तुम्हारे साथ कुछ किया होगा। अर्जुन सेन, अपनी आंखें खोलो और साफ साफ देखो। मैं रिया वर्मा हूँ, मैं वो औरत हूँ जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अब तुम मेरे प्रति इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? प्लीज उठ जाओ, ठीक है? मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज उठ जाओ, ठीक है? वो मैं फिर कभी तुम्हारे साथ परेशानी करने की हिम्मत नहीं करूंगी। अर्जुन सेन, ऐसा मत करो, मैं सचमुच बहुत डर गई हूँ। रिया वर्मा ने अर्जुन सेन की बांह पकड़ ली। अर्जुन सेन ने उसे कई बार हिलाया, लेकिन वह इस ऑक्टोपस से छुटकारा नहीं पा सका। वह स्पष्ट रूप से पछता रही थी, या यूं कहें कि वह इस परिणाम को स्वीकार करने में पूरी तरह असमर्थ थी। वह अभी भी अर्जुन सेन के पिछले स्नेह में फंसी हुई थी और उससे बाहर निकलने में असमर्थ थी। जल्द ही सुरेश वर्मा और यंग मास्टर गुप्ता, जो उनका पीछा कर रहे थे, आ पहुंचे। दूर से उन्होंने रिया वर्मा की दिल दहला देने वाली चीखें सुनी थीं। दोनों में से किसी ने भी रिया वर्मा को इतना गिरते नहीं देखा था। वो तो अर्जुन सेन की वजह से रो रही थी और अर्जुन सेन से विनती भी कर रही थी कि वो होश में आ जाए और अनन्या चटर्जी के बहकावे में न आए। यूनर, तमाशा बंद करो, जल्दी से मेरे साथ सुरेश वर्मा के पास आओ। अर्जुन सेन, तुम सच में बहुत ज्यादा हो। आखिरकार वो वही औरत है जिसे तुम इतने लंबे समय से प्यार करते थे। वो इतनी कोमल और प्रतिभाशाली है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो और उसे इतना रुला कैसे सकते हो? उसे देखकर ही मेरा दिल टूट जाता है। युवा मास्टर गुप्ता का दिल टूट गया। अर्जुन सेन ने उपहास किया और रिया वर्मा को थप्पड़ मार दिया। रिया वर्मा अभी भी चिल्लाना और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन सुरेश वर्मा ने उसे फिर से थप्पड़ मारकर जगा दिया। उसका पुराना चेहरा कठोर हो गया क्योंकि उसने गुस्से में कहा, बस। क्या तुमने बहुत तमाशा नहीं किया? वर्मा परिवार का चेहरा तुम्हारी वजह से पूरी तरह से खराब हो गया है। जो भी हो, हम कुछ दिनों में इस बारे में बात करेंगे।
अब तुम मेरे साथ घर आ रही हो। रिया वर्मा को सुरेश वर्मा जबरदस्ती घसीट कर ले गया। पीछे मुड़कर देखने पर वह रो पड़ी। उसकी आंखें अर्जुन सेन को घूर रही थीं, होंठ काट रही थीं, आंखों में आंसू थे। वह बेहद दयनीय लग रही थी, लेकिन वह निराश थी। वह आदमी जिसकी आंखें पहले उससे भरी रहती थीं, इस बार उसने भौहें तक नहीं सिकोड़ी। उसकी आंखें अब उसे नहीं पकड़ पा रही थीं। जनरल के निवास के बाहर सोने और जैद से जड़ित गाड़ी का मनके वाला पर्दा उठा दिया गया। एक कुलीन और सुघड़ महिला ने आंखें तिरछी करके रिया वर्मा की पीठ की ओर कई बार देखा। उसके माथे पर मोती और जैद के आभूषण, जो श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित किए गए थे, उसे और भी विशिष्ट बना रहे थे। महिला ने पूरी राजधानी में सबसे बेहतरीन शाही लाल रेशम ब्रोकेट पहना था, जिसके कफ पर जीवंत फीनिक्स कढ़ाई की गई थी। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और आदरपूर्वक खड़ी नौकरानी से पूछा, क्या ये रिया वर्मा है, वही नायिका जिसने शहर में इतनी हलचल मचा दी थी? सबसे बड़ी राजकुमारी को जवाब देते हुए, ये है, नौकरानी ने सिर झुकाकर सावधानी से उत्तर दिया। मैंने सुना है कि यंग मास्टर सेन की आज मिस चटर्जी से सगाई हो रही है। मिस वर्मा इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए वे स्पष्टीकरण मांगने के लिए जनरल के निवास पर दौड़ीं। फटफट सबसे बड़ी राजकुमारी ने हल्के से उपहास किया। उसने मोतियों वाला पर्दा नीचे कर दिया। उसकी खूबसूरत चालाक आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके लाल होंठ खुल गए और उसने कहा, अफवाहें हैं कि विक्रम सेन के बेटे ने एक औरत के लिए अपने पूर्वजों को बदनाम किया है और वह एक अनपढ़ निकम्मा है जिसके दिमाग में केवल रोमांस है। लेकिन अब यह अफवाहों से कैसे अलग है? क्या रिया वर्मा हमेशा से ही उच्च और शक्तिशाली नहीं थी, जो अर्जुन सेन के स्नेह और प्रयास का तिरस्कार करती थीं? उसके चेहरे पर आंसू बहते हुए उसे रोते हुए देखकर ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से अपमानित हुई है। नौकरानी ने अपने होंठ भींच लिए, जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। बड़ी राजकुमारी ने सोच सोचकर आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, एक ऐसा चाप जिसे कोई सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, चलो महल लौटते हैं। युवराज भाई शायद अधीर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अर्जुन सेन से ज्यादा बेहतर नहीं है, वो मूर्ख जिसका दिमाग औरतों से भरा पड़ा है। बात बस इतनी है कि एक ने सबको बता दिया, जबकि दूसरे ने बरसों तक अपने दिल में इसे छुपाए रखा। अब अपनी प्रेमिका के लिए वो चैन से नहीं बैठ सकता और मदद के लिए मेरे पास भी आया है। क्या इतना छोटा मामला है कि वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने के लिए कहे? ये तो अर्जुन सेन है। सबसे बड़ी राजकुमारी ने अपने सुंदर नाखून ऊंचे किए। उनका व्यवहार उदात्त और गरिमा में था, फिर भी उनके हाव भाव में एक मनमोहक आकर्षण झलक रहा था। इस संयोजन ने एक अनूठा आकर्षण पैदा किया। उसने मन ही मन सोचा, वह सिंघानिया वंश की सबसे बड़ी राजकुमारी थीं। पृष्ठभूमि और पद के मामले में उनसे तुलना करने की हिम्मत कौन कर सकता था? और उसने अभी अभी रिया वर्मा का रूप अपनी आंखों से देखा था। वह उसकी अपनी सुंदरता से कोसों दूर था। अर्जुन सेन को तो रिया वर्मा भी पसंद आ सकती हैं। उनसे ऐसे मामले को सुलझाने के लिए कहना, क्या एक छोटी चुड़ैल की तुलना एक बड़ी चुड़ैल से करने जैसा नहीं होगा? आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। दिलचस्प, चूंकि मामला ऐसा है तो वह क्राउन प्रिंस ब्रदर की मदद ही करेगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जनरल सेन की यात्रा का चौथा दिन आ गया और वह अपने अगले गंतव्य पर पहुंचने वाले थे, लिटुओ काउंटी। ये स्थान बॉर्डर पास के लिए एक आवश्यक मार्ग था, जहां नीची भूमि थी और चारों ओर निरंतर गहरे पहाड़ और ऊंचे जंगल थे। कुछ वर्ष पूर्व सिंघानिया देश और पश्चिमी हुनों के बीच हुए भीषण युद्ध के कारण वहां की जनता त्रस्त थी। कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्ति जो उच्च युद्ध कौशल और क्षमता रखते थे, पहाड़ी डाकू बन गए। या फिर कुछ आम लोग जो अदालत के करों से हताश होकर एक साथ इकट्ठा होकर घुमंतू डाकू बन जाते हैं। कभी कभी यात्रियों से पैसे लूटने के लिए सड़कें अवरुद्ध कर देते हैं, जीविका के लिए घरों पर छापा मारते हैं। और ये लिटुओ काउंटी इन घुमंतू डाकुओं और अपराधियों का जमावड़ा स्थल था। 11. क्या आपको लगता है कि बॉर्डर पास की इस यात्रा पर भी सेना में जनरल सेन का अधिकार बरकरार रहेगा? अपने साथी के इस अचानक सवाल पर अधीनस्थ 11 ने अपना सिर घुमाया। तुम्हारा क्या मतलब है? अधिकार अभी भी बरकरार है। जनरल ने दशकों तक बॉर्डर पास की रखवाली की है,
सेना में कौन उनका सम्मान नहीं करता। वह केवल 3 साल के लिए राजधानी में वापस आए हैं, वे जनरल विद्रोह तो नहीं करवा सकते, है ना? चिंता मत करो, वर्तमान में बॉर्डर पास पर सत्ता के प्रभारी डिप्टी जनरल को जनरल सेन द्वारा व्यक्तिगत रूप से पदोन्नत किया गया था। जनरल की दया उसके प्रति पर्वत के समान विशाल है, इसमें कोई परिवर्तन कैसे हो सकता है? तथापि इन शब्दों से तेरह को राहत नहीं मिली। उसने थोड़ा आंखें सिकुड़ी, जनरल सेन की ओर देखा जो सबसे आगे लंबे और सीधे चल रहे थे, और फिर 11 की ओर बोला, जनरल ने कुछ दिन पहले अचानक हमें यंग मास्टर सेन को राजधानी से बाहर ले जाने के लिए बुलाया था, और अब उन्होंने अचानक बॉर्डर पास जाने का अनुरोध किया है। ये यात्रा खतरों से भरी होने वाली है। जनरल को शायद कुछ अंदरूनी जानकारी पहले ही मिल गई होगी। ये बहुत संभव है। क्या हम सिर्फ जनरल को गलती करते, अंततः बदनामी झेलते और ऐसे रास्ते पर चलते देखते रहेंगे जहां से वापसी संभव नहीं है? जितना ज्यादा 11 सुनता, उतना ही उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। गलती करने से उसका क्या मतलब था? उनके ये दर्जन भर माथा तनात थे जो हुनों द्वारा बॉर्डर पास के आम लोगों के कत्लेआम में चमत्कारिक रूप से बच गए थे। अगर जनरल सेन ने उन्हें अपने यहाँ न रखा होता तो शायद वे बहुत पहले ही भूख से मर गए होते। सत्ता संघर्ष का उनसे कोई लेना देना नहीं था। 11 को केवल इतना पता था कि उसका जीवन जनरल सेन का है, चाहे इसके लिए उसे कुछ बेवफाई या पितृभक्ति ही क्यों न करनी पड़े, वह खुशी खुशी ऐसा करता। वफादारी और धार्मिकता की सारी बातें उन मूर्खों के लिए थीं, वह तो सिर्फ अपने उद्धारकर्ता को पहचानता था। 13, तुम हाल ही में कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो, 11 ने भौहें चढ़ाते हुए और नापसंदगी से सलाह देते हुए कहा, ये ऐसी बातें नहीं हैं जिन पर मुझे विचार करना चाहिए। जनरल स्वाभाविक रूप से आगे की स्थिति पर विचार करेंगे, परंतु तुम पिछले कुछ दिनों से हमसे इतनी निराशाजनक बातें क्यों कह रहे हो? हर शब्द से यही लग रहा है कि जनरल बगावत करना चाहते हैं। अगर हम एक कदम पीछे भी हट जाएं, भले ही जनरल ऐसा करना चाहें, तो हमें इससे क्या लेना देना? वैसे भी मुझे इसकी परवाह नहीं कि सिंहासन पर कौन बैठता है, तो अगर जनरल विद्रोह भी कर दे तो भी तुम उसका समर्थन करोगे, है ना? भले ही इसका मतलब उन लोगों से सांठ-गांठ करना हो। 13 ने अपनी नजरें नीची कर लीं, हाथ में लंबी तलवार कसकर पकड़े हुए, उसकी आंखें संघर्ष, दर्द और अवर्णनीय घृणा से भरी थीं। सहज रूप में फट 11 के आत्मविश्वास से भरे शब्द अचानक ही रुक गए। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह सदमे से सामने बैठे अपने साथी की ओर देखने लगा। उसके पेट में जोर का दर्द उठा और उसके कपड़े तुरंत खून से सन गए। वह अविश्वास से 13 को देखता रहा, जिसके हाथ में वह लंबी तलवार थी जिसने उसे छेद दिया था, इससे पहले कि वह मुंह खोलकर पूछ पाता कि ऐसा क्यों हुआ। पलक झपकते ही आसपास के पहाड़ों से हत्या की तीव्र चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसने देखा कि 300 घुड़सवार डाकू, जो दुष्ट क्यूई से भरे हुए थे और हत्या करने की मंशा रखते थे, आगे बढ़ रहे थे। उनके ब्लेड सीधे जनरल सेन पर निशाना साध रहे थे, जो सबसे आगे चल रहे थे। और 13, जिसने उस पर वार किया था, अपनी लंबी तलवार खींच चुका था। उसकी निगाहों में संघर्ष और अपराधबोध के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। आखिरकार उसने तलवार सीधे जनरल सेन की पीठ में भोंक दी। मुझे माफ करना जनरल, मुझे माफ करना। उस समय बॉर्डर पास पर जब मैं अनाथ था, आपने मुझे उठाया था। मैं आपको अपने दूसरे माता पिता मानता था, लेकिन अभी 1 साल पहले शाही परिवार के लोगों ने मुझे ढूंढा और कहा कि अब तुम एक महान सेनापति बनकर संतुष्ट नहीं रहे, तुम देश के साथ गद्दारी करना चाहते हो और गुप्त रूप से हुनों के साथ मिलकर विद्रोह कर रहे हो। तुम उन दुश्मनों का साथ दे रहे थे जिन्होंने मेरे जन्मदाता माता पिता को मार डाला था। पहले तो मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले तो आपने मुझसे यंग मास्टर सेन को भगाने के लिए कहा था। आप सेन परिवार के लिए रास्ता साफ कर रहे थे, सबूत पक्के थे, मैं कैसे यकीन न करूं। 13 साल के लड़के को हुनों से जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत थी। वह अपने पिता, माँ और बहन की हुनों की तलवारों से दुखद मौत को कभी नहीं भूल सकता था। वह अब जनरल सेन के प्रति वफादार नहीं रह सकता था। सामान्य झेंग, लंबी तलवारों के टकराने की आवाज चारों ओर गूंज उठी।
जनरल सेन ने अपने पीछे हो रहे शोर को पहले ही सुन लिया था और तुरंत पीछे मुड़े, जिससे 13 सीधे अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। रुकने से पहले वह जमीन पर कई बार लुढ़का। एक ही समय पर जनरल सेन और उनके सैनिक 300 खूनी डाकुओं से घिरे हुए थे। 13 साल की, क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? तुमने तो जनरल की हत्या करने की कोशिश की थी। माथत इस दृश्य के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वे सब आंखें फाड़कर घूर रहे थे, गुस्से से अपने साथी को धिक्कार रहे थे जो दुश्मन की तरफ चला गया था। जनरल सेन ने भी अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और दूसरे पक्ष को ठंडी, तीखी निगाह से देखने लगे। 13 वर्षीय लड़के ने हल्के से खांसते हुए मुंह में खून भर लिया। अपने हृदय में अपराध बोध और बेचैनी को दबाते हुए बार बार खुद को आश्वस्त किया कि उसने सही चुनाव किया है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। विक्रम सेन एक पाखंडी व्यक्ति है। ऊपर से तो वह महाराज के प्रति वफादार होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन असल में तो वह बहुत पहले ही विद्रोह की तैयारी कर चुका था। अगर महाराज को समय रहते पता न चलता तो जनरल सेन के राजद्रोह के सबूत और पत्र जब्त कर लिए जाते। मैं शायद अब भी विश्वास कर पाता कि जनरल सेन कितने वफादार और देशभक्त थे। 13 ये कैसे स्वीकार कर सकता था कि जिस परोपकारी को वह कभी अपना रक्षक मानता था, वही अंततः उसके पिता के हत्यारे का साथ देगा। मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। 13 ने गहरी सांस ली, अपनी लंबी तलवार को फिर से पकड़ लिया और जनरल सेन और उसके सामने खड़े उसके साथियों की ओर चुनौती भरी नजरों से देखा। विक्रम सेन, तुम दो मुँहे हो, सत्ता के लोभी हो और गुप्त रूप से हूनों के साथ सांठगांठ कर रहे हो। महाराज तुम्हारे इरादों को पहले ही जान चुके थे और तुम्हें अपने पथभ्रष्ट मार्ग से हटने के लिए राजी करना चाहते थे, फिर भी तुमने हठपूर्वक तर्क को समझने से इनकार कर दिया। यदि आप सचमुच वफादार थे और आपने राजद्रोह नहीं किया था, तो आपने उस दिन महामहिम से मुलाकात के समय अपना सैन्य अधिकार क्यों नहीं सौंप दिया? महल में प्रवेश करने से पहले ही आपने हमें युवा मास्टर सेन को राजधानी से बाहर क्यों भेज दिया? आप तो पहले से ही विद्रोह करने के लिए तैयार थे, जिससे सेन परिवार के लिए रास्ता साफ हो गया। मैंने सचमुच आपको गलत समझा था। इस बिंदु पर 13 ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें रक्तवर्ण और घृणा से भरी हुई उसके स्तब्ध साथियों को देख रही थीं। प्रत्येक शब्द हृदय विदारक और रक्त जमा देने वाला था। जब उन्होंने कहा, क्या अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? उसने, विक्रम सेन ने, हमारे पिता के हत्यारे के साथ सांठगांठ की, क्योंकि उसने स्वयं को उच्च पद की चाह में इतना भ्रमित कर लिया था कि उसने सारी गरिमा त्याग दी। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि महाराज तैयार हैं और उसे विद्रोह करने के लिए बॉर्डर पास पर लौटने की अनुमति नहीं देंगे, फिर भी उसने हमें, अपने अधीनस्थों को, बॉर्डर पास पर हमारी मृत्यु की ओर ले गया। अगर उसे सचमुच हमसे जरा भी लगाव होता तो वह हम जैसे 1 दर्जन आदमियों को अपनी राह बनाने के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल न करता। उसने बहुत पहले ही सोच लिया था कि हम उसके लिए मर जाएं। मैं उसका कुछ भी एहसानमंद नहीं हूँ। जनरल सेन ने उनके हृदय विदारक, बहानेबाजी भरे शब्दों को सुना। उनके हृदय में ठंडे उपहास की एक श्रृंखला गूंज रही थी। जिन अधीनस्थों ने ये शब्द सुने, उन्होंने अवचेतन रूप से जनरल सेन की ओर देखा। उनके दिल एक क्षण के लिए थोड़े से हिल गए, फिर वे तुरंत शांत हो गए। नहीं, असंभव। उन्होंने जनरल पर विश्वास किया। जनरल के सभी पूर्वज हूनों के हाथों मारे गए थे। वह सत्ता के लिए हूनों के साथ सांठगांठ नहीं कर सकता था। अगर ये सचमुच बगावत थी, तो कोई न कोई वजह जरूर होगी। वे इन बातों पर आसानी से यकीन नहीं करेंगे, 13 की बातों में नहीं आएंगे। बस, तुम गद्दार हो और क्या कहना चाहते हो? चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा मानना है कि जनरल के पास अपने कारण होंगे। लेकिन आप अपने साथियों को मार रहे हैं। आप तो बिल्कुल पागल हैं। हाँ, जनरल हमें मौत के मुंह में नहीं भेजेंगे। हमें अपने साथ ले जाने के उनके अपने कारण हैं। वह उस तरह के इंसान नहीं हैं। लगभग 1 दर्जन आदमियों ने गुस्से से भरे भावों के साथ जवाब दिया। उनके दांत गुस्से से बज रहे थे। तथापि दूसरी ओर बैठे 13 लोगों ने ठंडी हंसी हंसी। उनकी आंखें अविश्वास और उपहास से भरी थीं। नहीं होगा, वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता था? विक्रम सेन को बहुत पहले से पता था कि महाराज सेन परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं और बॉर्डर पास के रास्ते में हत्यारे जरूर घात लगाए बैठे होंगे।
वह और उसके 1 दर्जन आदमी बॉर्डर पास तक कैसे बचकर पहुंच सकते थे? विक्रम सेन ने अपने स्वार्थ के लिए अपने सबसे वफादार अधीनस्थों को चुना था, ताकि संकट के समय वे उसके लिए लड़ें, उसके लिए मरें और उसके लिए बॉर्डर दर्रे तक जीवित बच निकलने की आशा की एक किरण सुरक्षित रखें। तुम सचमुच मूर्ख हो, तो अपनी आंखें खोलो और परिणाम देखो। 13 ने निराशा और व्यंग्य से हाथ हिलाया। उसके पीछे 300 मृत्यु योद्धाओं ने अचानक अपने सिर उठाए। उनकी आंखों में खून से लाल हत्या की मंशा की एक चमक चमक उठी। इस भयावह दृश्य ने उनके दर्जन भर अधीनस्थों के दिल दहला दिए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये कोई साधारण डाकू नहीं थे, न ही कोई विशिष्ट सैनिक, बल्कि बेहद कुशल मृत्यु रक्षक थे। अधीनस्थों ने तुरंत अपनी लंबी तलवारें पकड़ लीं, सभी जनरल सेन के सामने खड़े हो गए और दृढ़ता से घोषणा की, जनरल, कृपया जल्दी जाएं, हम इन लोगों को रोक लेंगे। हालांकि हम नहीं जानते कि 13 ने जो कहा उसमें से कितना सच है, लेकिन हमारी जान आपने बचाई है। आप चाहे जो भी चुने, हमें आप पर विश्वास है। ऐसा करने के पीछे आपके अपने कारण जरूर होंगे। जनरल, जाओ, मारना। क्षण भर में युद्ध की ध्वनियां आकाश तक गूंज उठीं। दर्जन भर से ज्यादा मातहत मौके पर ही मरने को तैयार थे। वे एक के सामने 3 लड़ सकते थे, लेकिन उनका सामना उनसे 3 गुना नहीं, बल्कि दर्जनों गुना था। ये लड़ाई जीतना नामुमकिन था, भले ही यह सच में 13 के कहे अनुसार ही हो। अगर जनरल का शुरू से ही इरादा उन्हें आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी बनाने का था, उन्हें जिंदा छोड़ने का नहीं, तो कोई बात नहीं। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। तथापि ये विचार और कल्पनाएं उनके मन में अचानक ही कौंध गईं। अचानक उन्होंने घोड़े पर बैठे जनरल सेन की गहरी हंसी सुनी। उन्होंने सीधे अपने लंबे भाले से रास्ता रोक रहे मातहतों को खदेड़ दिया। उनकी निगाहें जल रही थीं और वे सीधे 13 की ओर देख रहे थे। एक ही समय पर उन्होंने अपनी पीठ पर हमेशा लटके रहने वाले थैले से एक गहरे रंग की लोहे की मोटी वस्तु निकाली और जोर देकर कहा, मैं विक्रम सेन एक ईमानदार आदमी हूँ, वफादारी को महत्व देता हूँ और अपने भाइयों का सम्मान करता हूँ। मुझे आप सभी से अपने जीवन का बलिदान क्यों चाहिए? 13, आप गलत बोल रही है। मैं तुम्हें, मेरे सबसे वफादार अधीनस्थों को, सीमा दर्रे पर तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए लाया हूँ। आखिरकार केवल मेरे पीछे चलकर ही तुम राजधानी से जीवित निकल सकते थे। फुश जैसे ही जनरल सेन की आवाज धीमी हुई, उन्होंने बलपूर्वक एक एलिमेंट्री हैंड ग्रेनेड मौत के योद्धाओं की ओर फेंक दिया। उस क्षण हर कोई वास्तव में इस बात को लेकर उलझन में था कि क्या हो रहा है। जनरल सेन ने अभी अभी इतनी महत्वाकांक्षा से बात की थी, अपना लंबा भाला नीचे रखा था और फिर मौत के योद्धाओं की दिशा में एक काली वस्तु फेंकी थी। क्या वह डर कर पागल हो गया था या स्तब्ध था? क्या उसने शायद प्रतिरोध करना छोड़ दिया था? ऐसे विचारों के साथ 13 के दिल में एक जटिल और उपहासपूर्ण भावना पैदा हुई। लेकिन इसके बाद एक बहरा कर देने वाली बूम की आवाज गूंजी, जिससे सभी के कान के पर्दे क्षण भर के लिए बहरे हो गए। सबने क्या देखा? 13 के तिरस्कारपूर्ण विद्यार्थियों के शब्दों में यह प्रतिबिंबित हो रहा था कि जिस क्षण हथगोला गिरा, 50 मीटर के दायरे में मौजूद सभी मृत्यु योद्धा टुकड़े टुकड़े हो गए, उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए, उनके शरीर आग की लपटों में घिरे हुए बिखरे हुए मांस के धुंधले टुकड़े बन गए। आहा! पहाड़ की खोह में हृदय विदारक चीखें गूंज उठीं। हैंड ग्रेनेड के 10 मीटर के दायरे में शव और भौतिक शरीर कुचलकर गुर्दा बन गए थे। 30 मीटर के भीतर लगभग सभी लोग उड़ गए, उनके अंग नष्ट हो गए तथा बहुत अधिक खून बहने लगा। 50 मीटर के दायरे में जो लोग बेहोश नहीं थे, वे बुरी तरह जल गए थे और उनमें से सभी हिलने डुलने की क्षमता खो बैठे थे। 13 अचंभित अधीनस्थ जो जनरल की रक्षा के लिए मरने के लिए तैयार थे। मृत्यु योद्धाओं के दिमाग खाली थे। यह अवैज्ञानिक है। इस दृश्य को प्राचीन विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से हर किसी के ज्ञान और समझ से परे था। कुछ सेकंड के लिए सभी के दिमाग खाली हो गए और जब तक वे प्रतिक्रिया करते, जनरल सेन ने पहले ही एक दूसरा हैंड ग्रेनेड निकाल लिया था और उसे मृत सैनिकों की ओर फेंक दिया था। जीवित बचे मृत सैनिकों ने चौड़ी आंखों से देखा कि कैसे हैंड ग्रेनेड आकाश में एक चाप में उड़ गया, फिर उनके करीब आता गया और अंत में धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उस क्षण में
ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। रंबल, आह! जमीन पर गिरे हैंड ग्रेनेड का विस्फोट हृदय विदारक चीखों के साथ इस पर्वतीय खोह में गूंज उठी। 13वां विस्फोट के बाद प्रभावित हुआ, सीधे 2 मीटर पीछे फेंका गया और उसका हाथ एक अज्ञात क्यूई धारा से बुरी तरह जल गया और सड़ने लगा। उसने जोर से अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ भी नहीं सुन पा रहा है। कुछ देर तक उसके कानों में लगातार आवाज गूंजती रही। उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे ठीक होने में कई सांसें लग गईं। फिर से ऊपर देखने पर उसकी धुंधली दृष्टि साफ होने लगी और उसके चारों ओर क्षत विक्षत शरीर थे। शाही परिवार द्वारा निर्दयी हत्यारे बनने के लिए प्रशिक्षित उन मृत सैनिकों की आंखों में पहली बार डर और दहशत साफ दिखाई दे रही थी। यह एक अनजान हथियार के प्रति उनकी घबराहट थी, वे वास्तव में डरे हुए थे। जल्दी से तितर बितर हो जाओ, मरे हुए सैनिकों में से कोई चिल्लाया, इस चीज की पहुंच सीमित है, इकट्ठा मत हो। इसका थैला इतना ही बड़ा है, इसमें ज्यादा लोग नहीं बच सकते। रंबल, आह! भीड़ जल्दी ही तितर बितर हो गई। एक बार बिखर जाने पर हैंड ग्रेनेड की ताकत कई गुना कम हो जाती। आखिरकार शुरुआत में 50 मीटर के दायरे में प्रभावित लोगों की संख्या 10 या 20 तक पहुंच सकती थी, लेकिन एक बार बिखर जाने पर यह संख्या घटकर कुछ ही रह जाती। मृत सैनिकों को लगा कि उनके जवाबी उपाय से जनरल सेन को नुकसान होगा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि जनरल सेन ने समझदारी से अपनी भौहें ऊपर उठाईं, फिर शांति से हैंड ग्रेनेड को अपने थैले में रखा, कुछ सेकंड तक इधर उधर टटोला और एक काली पिस्तौल निकाली। क्या बात है? 13 ने अपने घायल माथे को सहारा दिया, उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। जनरल सेन द्वारा पीछे हटने का आदेश दिए गए अधीनस्थ और भी अधिक हैरान थे। 1 दर्जन लोग एक दूसरे को देख रहे थे, स्पष्ट रूप से वे अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए थे। आखिर जनरल को ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, अद्वितीय हथियार कहाँ से मिले? और अब ये क्या है? जल्द ही सबको पता था। जनरल सेन ने उस विधि को याद किया जो उनके बेटे ने उन्हें सिखाई थी। बंदूक लोड की, हाथ उठाया, चाकू लेकर हमला कर रहे खूंखार मृत सैनिक पर निशाना साधा और जोरदार धमाके के साथ। मृत सैनिक के हाथ पर चोट लगी थी। नहीं, यह मारा नहीं गया था, बल्कि गोली से आर पार हो गया था। मृत सैनिक का शरीर जमीन पर जोर से गिरा। इस हिंसक प्रभाव ने वहां उपस्थित सभी लोगों को अंदर तक हिला दिया। सचमुच चूक गया। लगता है मेरा बेटा सही था, ये चीज वाकई धनुष बाण से थोड़ी अलग है, पर शुक्र है कि सिद्धांत वही है। थोड़े और अभ्यास से मैं इसे सीख जाऊंगा, जनरल सेन ने गंभीर भाव से कहा। उसने एक और गोली चलाई। ये गोली मृत सैनिक के कंधे पर लगी। टकराना, टकराना, बैंग बैंग बैंग। लगातार 1 दर्जन से अधिक गोलियां लगने के बाद हर गोली घातक थी। मृत सैनिक गोलियों की आवाज भी नहीं सुन सके, वे केवल एक कानफोड़ू गोली की आवाज सुन सके, और फिर उनके साथी स्पष्ट रूप से जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर में खून से सना एक छेद था। ये बहुत विचित्र था, ये बहुत ही जुबानहुआन था। बैंग 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 बैंग। आगे बढ़ने वाले सभी सैनिक मारे गए। इंसान की गति की तुलना गोलियों से कैसे की जा सकती है? और वे ऐसे हथियार को कैसे चकमा दे सकते थे जो प्रति सेकंड सैकड़ों मीटर की गति से दौड़ता है? आधे घंटे से भी कम समय में 300-400 मीटर की दूरी से आखिरी सैनिक जिसने भागकर सूचना देने की कोशिश की थी, मारा गया। सड़क लाशों से पटी पड़ी थी और पूरी जमीन खून से सनी हुई थी। हल्की हवा चली, जिससे खून की तेज गंध सबके नाखूनों में पहुंच गई। पश्चिम में सूर्य अस्त हो गया और क्षितिज पर चमकीला लाल रंग ताज़ा बहे खून के समान था, इतना चमकदार लाल कि लोगों के दिलों में भय पैदा हो गया। खड़खड़ाहट, किसी की तलवार जमीन पर गिर गई। खड़खड़ाहट, किसी का भाला जमीन पर लुढ़क गया। खड़खड़ाहट, किसी का जबड़ा डर से उखड़ गया। 1 दर्जन से ज्यादा वफादार माथद बड़ी बड़ी आंखों से उन मजबूत और मृत सैनिकों को घूर रहे थे, जो बिना उनकी एक उंगली उठाए ही मौत के आगोश में समा गए। 300 लोग, 300 विशेषज्ञ, पलक झपकते ही सभी मर गए। वहां कोई आवेशपूर्ण वध नहीं था, ब्लेडों का टकराव नहीं, और किसी को भी मौत तक हमला करने का आदेश नहीं दिया गया। जनरल, ये क्या हम सच में अभी सपना नहीं देख रहे थे?
आपके थैले में ये कैसे अजीबोगरीब हथियार हैं? ये मरे हुए सैनिक बस कैसे गायब हो गए? मुझे हैरानी हुई कि जनरल साहब अपना बस्ता गले लगाकर क्यों सो रहे थे, ये सोचकर कि उसमें यंग मास्टर और उनकी पत्नी के टोकन हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह ऐसा होगा। 13 क्या तुमने हमें उसके लिए मरने के बारे में यही बताया था? क्या जनरल को हमारी जान मौत जोखिम में डालने वाली दोस्ती की परवाह नहीं है? अपने आंतरिक सदमे को शांत करने के बाद सभी अधीनस्थों की निगाहें सामूहिक रूप से 13 पर टिक गईं। 13 का आधा चेहरा विस्फोट से घायल हो गया था। वह क्षत विक्षत लाशों से ढन की जमीन पर स्तब्ध और भावशून्य सा बैठा रहा, अपने आसपास की दुखद स्थिति को देखता रहा, फिर सुरक्षित जनरल सेन की ओर देखा। एक कर्कश ध्वनि, ऐसा लगा जैसे कुछ समझ बिखर गई हो। 13 ने अपना हाथ उठाया, अपने जलते हुए चुभते चेहरे को छुआ, लेकिन महसूस किया कि उसके हाथ खून और आंसुओं से भरे हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने हमें अपने साथ बॉर्डर पास तक जाने के लिए चुना, क्या ये हमें मौत के मुंह में भेजने के लिए नहीं था? आपने हमें जीवन रक्षा के मार्ग पर ले जाने के लिए चुना। लेकिन क्या आपने पहले ही हूनों के साथ सांठ-गांठ नहीं कर ली है? तुम बगावत कर रहे हो। तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। तुम्हारी हार तय है। तुम्हारे पास इतने भयानक हथियार कैसे हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? 13 ने अपना सिर हिलाया, उसके विचार पूरी तरह से उलझ गए। वह हमेशा से ऐसा मानता था। जनरल सेन एक पाखंडी व्यक्ति थे, जो बाहर से अलग और अंदर से अलग थे। बाह्य रूप से वह वफादार और धर्मी था, दुनिया की देखभाल करता था, बॉर्डर पास पर असहाय अनाथों को बचाता था, छोटी उम्र से ही उन्हें अपने पास रखता था, उन्हें जीवन का अवसर देता था। वास्तव में वह स्वार्थी था, षड्यंत्रकारी था और हूनों के साथ सांठ-गांठ करता था, जो सत्ता के लिए निर्दोष लोगों का अंधाधुंध कत्लेआम करते थे। उन्हें बचाना दयालुता के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए था। 13 लोगों को शुरू में इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हाल के तथ्य और साक्ष्य धीरे धीरे उन्हें विश्वास दिलाने लगे। पर अब ये सारे सबूत उसके दिल में चुभने वाले तीखे खंजर बन गए। उसे अचानक समझ नहीं आया, सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया द्वारा गढ़ा गया तर्क, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल की ताकत के आगे टिक नहीं सकता था। 13 उस परिचित लेकिन अधिकारपूर्ण चौकोर चेहरे ने उसकी ओर देखा और बोला। इस बार जनरल सेन की निगाहों में अब न तो गर्मजोशी थी और न ही सहनशीलता। इसके बजाय ये निराशा और ठंडापन था जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहता था। इतने सालों बाद क्या तुम अभी भी नहीं जानते कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? 13 का दिल जोर से कांप उठा। आप अपनी आंखें खोलकर सच्चाई देखने की बजाय उच्च पद पर बैठे सम्राट हर्षवर्धन और उनके झूठ पर विश्वास करना अधिक पसंद करेंगे। मैंने ज़ियोनग्नु के साथ सांठ-गांठ की और देश को धोखा दिया। हाँ, ये कितनी बड़ी बदनामी है। मेरा सेन परिवार पूरी निष्ठा से सिंघानिया देश के लिए खून बहाता है। मेरे 3 पीढ़ियों के पूर्वज ज़ियोनगानु के हाथों मारे गए। विक्रम सेन को आप क्या समझते हैं? क्या मैं सत्ता के लिए अपने पिता के हत्यारों को धोखा दूंगा? ये सम्राट हर्षवर्धन ही हैं जो मुझे सैन्य शक्ति के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी उपलब्धियां उनकी उपलब्धियों पर भारी पड़ रही हैं। यही हैं जो मुझे इस्तेमाल के बाद त्याग देना चाहते हैं। यही हैं जिन्होंने गुप्त रूप से सेन परिवार पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए झूठे सबूत गढ़े हैं, और बस इस इंतजार में हैं कि मैं अपनी सैन्य शक्ति उन्हें सौंप दूं ताकि वे सेन परिवार के हर सदस्य का सफाया कर सकें। ये बात कहते हुए जनरल सेन की भावनाएं भड़क उठीं। उसकी आंखें हल्की लाल थीं और उसके दिल में इतने लंबे समय से जमा हुआ आक्रोश और गुस्सा उभर आया। उन्होंने दिल को छू लेने वाले शब्द कहे, मुझे मौत से डर नहीं लगता। मौत से डरने की क्या बात है? लेकिन मेरे बेटे को नहीं। मेरा बेटा तो सिर्फ 20 साल का है। एक पिता होकर मैं उसे अन्यायपूर्ण तरीके से मरते कैसे देख सकता हूँ? सम्राट के प्रति कैसी वफादारी, देश की कैसी रक्षा? अगर मैं चेंगर की रक्षा भी नहीं कर सकता, तो मैं किस वफादारी और किस देश की बात कर रहा हूँ? 13 मैं तुम्हें 5 साल की उम्र में ही सैन्य छावनी में वापस ले आया था।
मैंने तुम्हें 18 साल तक पाला है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि 18 साल की दयालुता सम्राट हर्षवर्धन के कुछ उकसावे भरे शब्दों का सामना नहीं कर पाएगी। तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। ये बंधन यहीं खत्म हो। जनरल सेन ने गहरी सांस ली और अपने सीने में कड़वी भावना को दबा लिया। उसने अपना लंबा भाला उठाया, उसकी निगाहें बिना किसी भावना के 13 पर घूम रही थीं, फिर उसने लगाम खींची, 13 को पार किया और सीधे आगे बढ़ गया। वह लंबा और प्रभावशाली व्यक्तित्व 13 की पुतलियों में गहराई से अंकित था। वह सर्दी बॉर्डर पास पर जियोनग्नू ने हमला किया। उसकी बहन और मां अपमानित होकर मर गईं। वह हताश और भूखा, बर्फ में छिपकर, हाथ में कृपाण लिए, घोड़े पर सवार जनरल सेन को आसमान से उतरते देखता रहा। यही उसका सफ़ेद घोड़े वाला हीरो था। वह सम्राट हर्षवर्धन की बातों पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर सकता था? वह अपने रक्षक को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? वह कैसे विश्वास कर सकता था कि जनरल सेन इतना स्वार्थी होगा कि अपने भाइयों को मौत के घाट उतार देगा? अंततः उसे बात समझ में आ गई। अंततः जनरल सेन ने भी उन्हें त्याग दिया था। सामान्य टकराना। जनरल सेन के पीछे अचानक घुटने टेकने की आवाज गूंजी। 13 खून के तालाब में घुटनों के बल बैठे थे, उनके पीले होंठ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी लंबी तलवार गर्दन पर रखी और उसे अंदर घुसा दिया। एक पश्चातापपूर्ण और दोषी टिप्पणी के साथ आंसू बहने लगे, तलवार उठी, खून बिखरा और आवाज बंद हो गई। सब कुछ धूल में मिल गया। 13 गलत था। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी पहचान की मेहरबानी का बदला चुकाऊंगा। फफ टकराना। जनरल सेन का लगाम पर हाथ थोड़ा कस गया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जोर से अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और अपने पीछे दर्जन भर मातहतों के साथ सरपट भाग निकले, जिन्होंने भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। आत्महत्या किया हुआ शरीर डूबते सूर्य के नीचे पड़ा था। आसमान लाल था और खून भी लाल था, चमकदार लाल। 13 की आंखें खुली थीं। उसकी निगाहें उस दिशा में टिकी थीं जहां जनरल सेन गए थे, पछतावे और नफरत से भरी हुई। उसके मुंह से लगातार खून के बुलबुले निकल रहे थे। उसने अपने होंठ हिलाए और कहा, 11, मैं प्रायश्चित करने आया हूं। जनरल, मैं आपकी भलाई की कामना करता हूं। राजधानी। जनरल सेन ने अर्जुन सेन द्वारा उपलब्ध कराई गई आपूर्ति और गोला बारूद का उपयोग करते हुए 300 घातक सैनिकों को आसानी से पराजित किया और सीधे बॉर्डर पास की ओर बढ़ गए। इस बीच अर्जुन सेन भी अनन्या चटर्जी के साथ भावनाओं को विकसित करने में लगे हुए थे, अंक जुटा रहे थे। बस सम्राट हर्षवर्धन का सामना करने से पहले सब कुछ पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार कर रहे थे और खेल छोड़ रहे थे। क्या ये सचमुच ऐसा है? एक निश्चित सुंदर मंडप से एक स्पष्ट और मधुर आवाज गूंजी। हरे वस्त्र पहने नौकरानी ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक प्रणाम किया और मिस अनन्या चटर्जी को स्पष्ट रूप से बताया, युवती, ये नौकरानी बिल्कुल सच कह रही है। युवा मास्टर सेन ने सच ही कहा है। मिस वर्मा जनरल के निवास में घुस गईं, रोते हुए, और यंग मास्टर सेन से कहा कि वह अब और परेशानी पैदा नहीं करेंगी और उनसे शादी करने के लिए सहमत हैं। यंग मास्टर सेन के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। वे बस जोर से हंस पड़े और फिर बोले, रिया वर्मा, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं हमेशा के लिए उसी जगह तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा? ये यंग मास्टर अब तुम्हें पसंद नहीं करते। हरे कपड़े पहने नौकरानी ने मिस अनन्या चटर्जी के चेहरे के भावों को देखते हुए कहा। उसने मिस अनन्या चटर्जी के होंठों को थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ते देखा, फिर उसने उसे दबा दिया और फिर उसे नियंत्रित नहीं कर सकी। वह स्पष्ट रूप से बहुत खुश थी, लेकिन उसने शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखने पर जोर दिया। उसने खुशी से अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं, हरे कपड़े पहने नौकरानी की तरफ प्रशंसा भरी नजर डाली और कहा, क्या उसने सच कहा था कि अब उसे मिस वर्मा पसंद नहीं? तुमने जो कहा वो सही है। बटलर, उसे 10 तैल चांदी इनाम में दो। चटर्जी मैनर के बटलर का मुंह फड़क उठा। ये नौकर युवा कुमारी को धन्यवाद देता है। हरे कपड़े पहने नौकरानी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और झुक गई। वह यंग मिस के साथ एक प्रथम श्रेणी की नौकरानी थी। उसका मासिक भत्ता 2 टैल चांदी था। ये 10 टैल उसके लिए आधे साल के भत्ते के बराबर थे। ये देखकर उसके बगल में बैठी गुलाबी वस्त्र पहने नौकरानी ने धीरे से अपनी आंखें घुमाईं और जल्दी से धीरे से बोली,
युवा मिस, इस नौकरानी ने भी कुछ विवरण सुने हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उन्हें बताना चाहिए या नहीं। बोलो। मिस अनन्या चटर्जी की पतली, जैद जैसी उंगलियों ने मेज पर टैप किया और वह उदासीनता से बोली। गुलाबी वस्त्र पहने नौकरानी ने झुककर सोचा। इस नौकरानी ने सुना कि जब यंग मास्टर सेन ने कहा कि अब वह मिस वर्मा को पसंद नहीं करता, तो मिस वर्मा रोने लगी और हंगामा मचाने लगी। क्यों? पूछते हुए कहा कि यह झूठ होगा, ये झूठ होगा। तब युवा मास्टर सेन ने कहा, तुमसे झूठ बोल रहे हो। जाओ और आईने में अपने सपाट चेहरे को देखो। युवा मिस, आप उससे अधिक सुंदर हैं, उससे अधिक प्रतिभाशाली हैं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से युवा मिस को चुनता है। मिस अनन्या चटर्जी की आंखें हल्की सी चमक उठी, मानो उनमें चिंगारियां जल उठी हों। वह तुरंत गुलाबी कपड़े पहने नौकरानी की ओर देखने लगी। क्या वह सचमुच ऐसा सोचता है? युवा मिस, ये नौकर कसम खाता है, हर शब्द सच है। इनाम। बटलर, उसे 20 टैल चांदी का इनाम दो। गुलाबी कपड़े पहने नौकरानी बहुत खुश थी। बटलर का चेहरा आश्चर्य से भरा था। ये देखकर सफ़ेद कपड़े वाली नौकरानी ने तुरंत गुलाबी कपड़े वाली नौकरानी को एक तरफ धकेल दिया और अच्छी बातें भी कहने लगी। युवा मास्टर सेन ने यह भी कहा कि युवा मिस, आप हर मामले में मिस वर्मा से कई गुना बेहतर हैं, और वह पहले मिस वर्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तुमने जो कहा वो बहुत बढ़िया है। बटलर, उसे 30 टैल इनाम दो। बटलर का धैर्य टूट गया। उसने अपने होंठ हिलाए, लेकिन अंततः अपने अभिमान को निगल लिया, सफ़ेद कपड़े पहने नौकरानी को एक तरफ धकेल दिया और मिस अनन्या चटर्जी की चापलूसी करने से पहले हल्के से खांसा। युवा मिस, इस बूढ़े नौकर ने भी हाल ही में सुना है कि यंग मास्टर सेन खांसते हैं। मिस वर्मा ने तुम्हारा अपमान किया और यंग मास्टर सेन को ये बात पता चलने पर उन्होंने उसे 3 थप्पड़ मारे और यहाँ तक कह दिया कि तुम उसकी मंगेतर हो। अगर उसने फिर कभी तुम्हारा नाम बदनाम करने की हिम्मत की तो आधे वाक्य से भी वह मिस वर्मा को पीट पीट कर मार डालेगा। मिस अनन्या चटर्जी अपने होंठों को दबा नहीं पाईं। उन्होंने तुरंत अपना नाजुक हाथ उठाया। बटलर, इनाम 50 टैल इनाम। युवा मास्टर सेन, वह इनाम। युवा मास्टर सेन, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। हर किसी को इनाम मिलेगा। मंडप में घटित हो रहे दृश्य को अर्जुन सेन और चटर्जी फादर ने पूरी तरह से देखा। चटर्जी पिता का मुंह बेतहाशा फड़क उठा। उनका मन तो कर रहा था कि दौड़कर अपनी बेटी को समझाएं कि खुद पर काबू रखे। कहाँ थी उसकी समझ? कहाँ थी उसकी बुद्धि? क्यों उस बिगड़ेल अर्जुन सेन से सामना होते ही सब कुछ गायब हो जाता था? इतने कम समय में ही सैकड़ों टैल इनाम के रूप में बांट दिए गए। ये नौकर भी कुछ और ही थे। आमतौर पर तो ये मुंह से बोल भी नहीं पाते थे, पर ऐसे नाजुक वक्त में इनकी चापलूसी भरी बातें कैसे दोहराई नहीं गईं। और ये नेकादिल नौकर भी अपनी सारी इज्जत क्यों त्याग बैठा? अर्जुन सेन, देखो, बस देखो। चटर्जी पिता का बूढ़ा चेहरा तनावग्रस्त और गहरा हरा था। अर्जुन सेन ने चटर्जी के पिता के कंधे पर सांत्वना देते हुए थपथपाया। उनकी आंखें गर्मजोशी से भर आईं और उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी कर ली, संयम का दिखावा करते हुए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी मंगेतर बहुत प्यारी है। मैंने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? चटर्जी के पिता ने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और अर्जुन सेन की ओर देखा। उसने पाया कि जब अर्जुन सेन ने ये कहा तो उसकी नज़रें सच्ची और आश्वस्त थीं। उसकी आंखों में एक प्यारी पत्नी की तरह संतुष्टि भरी मुस्कान थी। क्या उसने सचमुच ऐसा सोचा था? इस दर से देने पर तो पूरा परिवार दिवालिया हो जाएगा। चटर्जी के पिता ने अपना सिर हिलाया। उनके सिर में झुनझुनी हो रही थी और राजकुमारी रॉयल के निवास से निमंत्रण पत्र अर्जुन सेन को थमा दिया। उनका बूढ़ा चेहरा गंभीर था, लेकिन उनके होठों के ऊपर की ओर मुड़ने का क्या मतलब था? बस उसे बिगाड़ दोगे? जल्दी से उसे ये न्योता दो। सब उसे घेरे हुए हैं, उसकी चापलूसी कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। ये कैसी बातें हैं? जल्दी करो। अगर तुम देर से आए तो मेरा आधे साल का सारा वजीफा वह दे देगी। 2 दिन बाद राजधानी, राजकुमारी रॉयल का निवास। आज सबसे बड़ी राजकुमारी ने स्वयं पुष्प दर्शन भोज का आयोजन किया था। इस भोज में राजधानी की सभी सम्मानित युवतियों को आमंत्रित किया गया था। जिन सभी सम्मानित युवतियों को निमंत्रण मिला, वे सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही थीं।
आखिरकार सबसे बड़ी राजकुमारी दिवंगत महारानी की वैध पुत्री थी, कुलीन स्थिति की थी और शायद ही कभी सामाजिक रूप से मिलती थी। भोज का आयोजन पहली बार हुआ। अतिथि सूची में न केवल अनन्या चटर्जी को आमंत्रित किया गया था, बल्कि रिया वर्मा को भी आमंत्रित किया गया था, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आधिकारिक पद बहुत निम्न थे। बड़ी बहन मिस चटर्जी पिछले कुछ सालों में बहुत कम ही किसी भोज में शामिल हुई हैं। आपने चटर्जी मैनर को निमंत्रण भेजा था, लेकिन क्या इस बार वह सचमुच आएंगी? अजगर की पोशाक पहने आदमी ने चाय की चुस्की ली और एक सौम्य और सुडौल मुस्कान बिखेरी। सबसे बड़ी राजकुमारी ने उस आदमी को मजाक में घूरते हुए निराश होकर कहा, ओह, तुम उस अर्जुन सेन से बेहतर नहीं हो। कम से कम वह अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हिम्मत तो करता है। और तुम तो अपने सारे विचार अपने दिल की गहराइयों में ही छिपा सकती हो। फिर जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, तब भी तुम्हें उन्हें सुलझाने के लिए अपनी बहन के पास आना पड़ेगा। वह आदमी हंसा, उसकी आवाज मधुर, चुंबकीय और कानों को सुखद लगने वाली थी। उनके कफ पर 4 पंजे वाले अजगरों की कढ़ाई थी, जो सजीव और जीवंत थे। हल्के पीले रंग का ब्रोकेड का लबादा उनके सौम्य और संयमित चेहरे को और निखार रहा था, जिससे वे बहुत मिलनसार और सहज लग रहे थे। हालांकि सबसे बड़ी राजकुमारी, जो उसकी सगी बहन थी, यह अच्छी तरह जानती थी कि यह उसके भाई का केवल सती व्यवहार था। वास्तव में वह बेईमान था, अपने लक्ष्यों के लिए परिणामों की परवाह न करने को तैयार, चालाक और निर्दयी। उसकी उदारता सम्राट हर्षवर्धन को धोखा देने का एक दिखावा मात्र थी। युवराज ने अपनी मध्यमा उंगली में जैद की अंगूठी पहनी हुई थी। उसने अपनी आंखों में गहरे स्नेह को छिपाते हुए एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, बड़ी बहन, कृपया मुझे तंग न करें। चटर्जी परिवार का शाही दरबार में गहरा प्रभाव है। पिता सम्राट ने पहले ही मेरे मातृ परिवार को 500,000 सैनिकों की कमान संभालने की अनुमति दे दी है। ये पहले से ही सीमा है। मेरी युवराज की पारिवारिक पृष्ठभूमि और शक्ति बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सकती। राजत्व की कला संतुलन पर जोर देती है। अगर मेरे पास बाहरी तौर पर सैन्य शक्ति होगी और आंतरिक तौर पर शक्तिशाली अधिकारी होंगे, तो इससे पिता सम्राट को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। आखिरकार इस सिंघानिया देश में मैं सिर्फ एक राजकुमार नहीं हूँ। पिछले कुछ वर्षों में उसने पिता सम्राट को जाल बिछाते हुए देखा था, जिससे विक्रमसेन की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कदम दर कदम उसने इस विशाल खतरे पर तब तक दबाव डाला जब तक कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। और सेन परिवार को हटाने के लिए किसी मजबूत सेना का समर्थन जरूरी है। क्राउन प्रिंस एक महिला के लिए 5 लाख सैनिकों की सैन्य शक्ति कैसे छोड़ सकते हैं? असंभव, भले ही वह हर रात उस आकर्षक चेहरे का सपना देखता हो। खुशकिस्मती से अर्जुन सेन नासमझ था। उसने रिया वर्मा जैसी घटिया चीज के लिए अनन्या चटर्जी से अपनी सगाई तोड़ने की जिद की। उसे लगा कि उसे फिर से उम्मीद मिल गई है। उसे बस पिता सम्राट के पदत्याग की प्रतीक्षा करनी थी, और फिर वह उस स्त्री को पा सकता था जिससे वह प्रेम करता था। लेकिन ठीक इसी क्षण एक अप्रत्याशित परिवर्तन घटित हुआ। जो और चेंग परिवारों ने अपनी सगाई पुनः बहाल कर दी, और सेन परिवार खत्म होने वाला था। एक बार सेन परिवार का अंत हो गया तो चटर्जी परिवार, जो उनसे जुड़ा हुआ था, अनिवार्य रूप से इसमें फंस जाएगा। सबसे अच्छा तो ये होगा कि उनका सरकारी करियर बर्बाद हो जाएगा, और सबसे बुरा तो ये होगा कि उन्हें दूर देशों में निर्वासित कर दिया जाएगा। फिर अनन्या चटर्जी के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट जाएगा। वह ये कैसे मान सकते थे? तो बड़ी बहन, मैं ये सब आप पर छोड़ती हूँ। युवराज ने पूर्वी सागर के 2 अनमोल मोती सबसे बड़ी राजकुमारी की ओर बढ़ाए। उनकी आंखें भरोसे से भरी हुई थीं। मिस चटर्जी की अर्जुन सेन के साथ सगाई को बर्बाद कर दो। तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि पिता सम्राट के कार्रवाई करने से पहले चटर्जी परिवार सगाई तोड़ दे। अर्जुन सेन रिया वर्मा जैसी निम्न वर्गीय महिला को भी पसंद कर सकता है। एक बार जब बड़ी बहन कोई कदम उठाती है, तो क्या वह पूरी तरह से असहाय नहीं हो जाएगा? सबसे बड़ी राजकुमारी ने असहाय भाव से युवराज की ओर देखा, तथा उसकी आंखों में गहरे अधिकार की भावना को देखा। वह संयमित किंतु उन्मत्त भावना बहुत प्रबल थी। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह इस सगाई को बर्बाद करना कितना चाहता था।
छोटी उम्र से ही उन्हें ग्रैंड ट्यूटर सेन द्वारा शिष्टाचार और ज्ञान की शिक्षा दी गई थी। हर बार जब वह अपने शिक्षक से मिलने जाते थे तो उन्हें चटर्जी मनों के मंडप में वह अप्राप्य आकृति दिखाई देती थी, जो अकेली, अलौकिक और दूर खड़ी थी। अपने नाम की तरह ही ऐसा लगता था मानो वह सचमुच एक रहस्यमय युवती थी जो किसी परीक्षण से गुजरने के लिए नश्वर लोक में उतरी थी, इस दुनिया में किसी रहस्यमय मिशन के साथ आई थी, जो इतना सुंदर था कि अवास्तविक लगता था। एक नज़र उस पर पड़ी और उसे भूलना असंभव था। बड़ी राजकुमारी, फूलों का भोज शुरू हो गया है। मिस चटर्जी, जब उन्हें पता चला कि आपने मिस वर्मा को आमंत्रित किया है तो उन्होंने आने का फैसला कर लिया है। उन्होंने इस पुष्प भोज को स्वीकार कर लिया है और अब वे लगभग मुख्य हॉल में पहुंच चुकी हैं। बड़ी राजकुमारी ने अपनी दासी को पूर्वी सागर के मोती स्वीकार करने का आदेश दिया, फिर उठकर अपनी स्कर्ट को शान से ठीक किया। एक चमकदार मुस्कान के साथ उसने युवराज से कहा, मैंने तुमसे कहा था मिस चटर्जी जरूर आएंगी। भाई, इसे अपनी बड़ी बहन पर छोड़ दो। अर्जुन सेन, बस यही है वो एक मूर्ख जो मुसीबत आने पर ही औरतों के बारे में सोचता है। वो जिक्र के लायक भी नहीं है। मैं बस यूं ही उंगली से इशारा कर दूंगी और वो पूरी तरह मेरे वश में हो जाएगा। युवराज ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त करने वाली नज़र से देखा। जब तक सबसे बड़ी राजकुमारी को उसकी दासियां ले गईं, तब तक उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी आंखें फिर से ठंडी और उदास हो गईं। उसकी पांचों उंगलियां शीशम की कुर्सी के आर्मरेस्ट में धंसी हुई थीं, जिससे गहरे निशान पड़ गए थे। उसने सोचा, अर्जुन सेन, बेहतर होगा कि आप समझदार बने। अन्यथा, हम कुछ साल पहले अर्जुन सेन अभी राजधानी नहीं लौटे थे और अनन्या चटर्जी अभी जवान थी, उनकी खूबसूरती अभी पूरी तरह निखरी नहीं थी। फिर भी उनमें ऐसी खूबसूरती थी जो राजे रजवाड़ों को भी मात दे सकती थी। हर बार जब वह किसी भोज में जाती तो सबको हैरान कर देती। अर्जुन सेन द्वारा सगाई तोड़ने के बाद पूरी राजधानी में अनन्या चटर्जी का मजाक उड़ाया गया और उनका मजाक उड़ाया गया। बाहरी लोगों से बातचीत करने की अपनी स्वाभाविक नापसंदगी के साथ उसने उनसे संपर्क ही तोड़ दिया और उसके बाद शायद ही कभी घर से बाहर निकली। अब उसकी उपस्थिति के साथ आसपास का वातावरण शांत हो गया। सारी चर्चाएं अचानक बंद हो गईं और आंखें मानो आत्मा छीन ली गई हों उस आकर्षक महिला को गौर से देखने लगी जो शान से आ रही थी। 3 साल बीत चुके थे और वह अभी भी उतनी ही सुंदर थी, बल्कि पहले से भी अधिक आकर्षक थी। क्या ये चटर्जी परिवार की अनन्या चटर्जी है, जिसे यंग मास्टर सेन ने अस्वीकार कर दिया था और जिससे अपनी सगाई तोड़ दी थी? क्या यंग मास्टर सेन की आंखों की रोशनी, क्या ये हो सकता है कि वे अंधे हों? अफवाहें हैं कि मिस चटर्जी राजधानी की सबसे बड़ी कुलीन महिला हैं। मुझे लगा कि अफवाहें गलत हैं कि वे बेहद बदसूरत होंगी, वरना यंग मास्टर सेन उनसे इतनी दूर क्यों रहते? इतनी खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा? उसे तो यंग मास्टर सेन ने फिर भी छोड़ दिया। हरे रंग की पोशाक वाली यंग मिस ने मुंह बनाते हुए कड़वाहट से कहा। अनन्या चटर्जी और अर्जुन सेन की सगाई की बात को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और खबर अभी तक फैली नहीं थी। इसलिए कुछ कम जानकारी वाले कुलीन परिवार, जैसे कि हरे रंग की पोशाक वाली युवा कुमारी, इसके बारे में अनभिज्ञ थे। अनन्या चटर्जी, जो वहां से गुजर रही थीं, ने अपनी सुंदर भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसने हरे रंग की पोशाक पहने युवा कुमारी पर एक ठंडी नज़र डाली, फिर मंद मंद मुस्कुराई और अनजाने में उसके हाथ में सगाई का ज़ेड पेंडेंट ज़मीन पर गिर गया। धमाका! एक धीमी आवाज़। ज़ेड पेंडेंट ने स्वाभाविक रूप से युवा मिसेस का ध्यान आकर्षित किया। मिस चटर्जी, लगता है आपसे कुछ गिर गया है, एक युवा मिस ने उन्हें प्यार से याद दिलाया। अनन्या चटर्जी ने पलकें झपकाईं, उनके गुलाबी होंठ आश्चर्य से हल्के से खुल गए। उन्होंने ज़ेड पेंडेंट की ओर देखा, फिर तुरंत उसे उठा लिया मानो कोई अनमोल खजाना हो। ये सचमुच गिर गया। यह ज़ेड पेंडेंट मेरी सबसे 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 खास चीज़ है। मैं इसे बिल्कुल नहीं खो सकती। अगर यह खो जाए, गिर जाए, टकरा जाए, टूट जाए या छिल जाए तो क्या होगा? मैं क्या करूँगा? हरे कपड़े पहने युवा मिस का मुंह फड़क उठा। ये तो बस एक ज़ेड पेंडेंट है। मिस चटर्जी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? लेकिन यह अर्जुन और मेरी सगाई का टोकन है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा स्थान शांत हो गया।
हरे कपड़े पहने युवा मिस की आंखें थोड़ी उभर आईं और वह वहीं जम गईं। बड़ी राजकुमारी, जो दौड़कर आई थी, अचानक रुक गई। उसका मूड थोड़ा उलझ गया जब उसने बेमिसाल खूबसूरत अनन्या चटर्जी को देखा। ये भाव, मानो वह अर्जुन सेन से अपनी सगाई के बारे में दुनिया के सभी लोगों को पता चलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो, सचमुच। बड़ी राजकुमारी को लगा कि यह थोड़ा मुश्किल था। तभी अनन्या चटर्जी के नाजुक हाथ ने हल्के से उसके बालों को सहलाया और एक हेयरपिन धीरे से जमीन पर गिर पड़ा। बल और प्रभाव बेहद हल्का था, लेकिन फिर भी वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे नोटिस कर लिया। मिस चटर्जी, हम अरे, मेरा हेयरपिन भी क्यों गिर गया? ये वो हेयरपिन है जो अर्जुन ने कल पॉन शॉप पर मेरे लिए खास तौर पर बनवाया था। इस पर मेरा पहला नाम खुदा हुआ है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं खो सकती। युवा मिसेस, सबसे बड़ी राजकुमारी, उन्हें अंततः समझ में आया कि अनन्या चटर्जी, जो कई वर्षों से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, आज पुष्पभोज में शामिल होने के लिए क्यों राजी हो गई। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। बाद की बातचीत के दौरान कई बार अनन्या चटर्जी के सिर के आभूषण गिर जाते थे और कई बार वे फिर से गिर जाते थे। संक्षेप में, मत पूछिए, यदि आप पूछेंगे तो ये यंग मास्टर सेन की ओर से एक उपहार है और वह इसे कतई नहीं खो सकती। केवल 2 अगरबत्ती जलाने के समय में ही युवा मिसेस को शक्तिहीनता का एक अवर्णनीय एहसास महसूस हुआ। एक दौर के बाद राजकुमारी रॉयल के निवास में हर किसी को पता चल गया कि उसके आभूषण कहाँ से आए, क्यों आए और यहाँ तक कि उन्हें कहाँ से खरीदा गया था। अनन्या चटर्जी ने अर्जुन सेन द्वारा दिए गए गहनों को संतुष्ट होकर दिखाया और उसकी खूबसूरत आंखें इधर उधर देखने लगीं। मानो उसे कोई जानी पहचानी आकृति दिखाई ही न दी हो। उसने उदासीनता से सबसे बड़ी राजकुमारी से पूछा, क्या मिस वर्मा आ गई हैं? जैसे ही उसकी आवाज गिरी, धप धप, दूर नहीं कदमों की आहट सुनाई दी। ऊपर देखने पर पता चला कि जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि रिया वर्मा थी, जो भड़कीले कपड़े पहने थी और उसके चेहरे पर पाउडर की 3 परतें लगी हुई थीं। ये जानकर कि कुलीन ज्येष्ठ राजकुमारी ने उसे भोज में आमंत्रित किया है, रिया वर्मा पिछले कुछ दिनों से अनन्या चटर्जी की निंदा करने की कड़वाहट और अनिच्छा को दबा नहीं पाईं। उन्होंने भीड़ में सबसे अलग दिखने के लिए सावधानी से अपना श्रृंगार किया, लेकिन जैसे ही वह सामने आए, उसने अनन्या चटर्जी का घृणास्पद चेहरा देखा। सबसे घृणित बात थी, जैसे ही अनन्या चटर्जी ने उसे देखा, उसने तुरंत सगाई का जेड पेंडेंट गिरा दिया। उसके बगल में बैठी नौकरानी साफ तौर पर बहुत अनुभवी थी और तुरंत जोर से चिल्लाए, ओह युवा कुमारी, युवा मास्टर सेन के साथ आपकी सगाई का टोकन गिर गया है। युवा मास्टर सेन वास्तव में एक टोकन है, लेकिन उन्होंने शाही श्रद्धांजलि से शीर्ष गुणवत्ता वाले सफ़ेद जेड को चुनने पर जोर दिया और अपने गहरे स्नेह को दिखाने के लिए इसे मंदारिन बत्तखों की एक जोड़ी में उकेरने पर जोर दिया। इस जेड पेंडेंट से मेल खाने के लिए उन्होंने आपके लिए सोने के धागे वाले कपड़े का एक मैचिंग सेट खरीदने पर जोर दिया, यंग मिस। फिर कपड़े के मामले में उन्हें लगा कि गहने आपके लिए काफ़ी मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको एक और गहना खरीदने के लिए पॉन शॉप ले जाने पर जोर दिया। ये गहने भारी और आलीशान हैं और आप, यंग मिस, बहुत नाजुक हैं। क्या इन्हें पहनकर आपका सिर भारी हो रहा है? वह क्रोधित थी। रिया वर्मा सचमुच अंदर से बहुत गुस्से में थी। उसकी आंखें लाल थीं। वह अनन्या चटर्जी के हाथ में सगाई के जेड पेंडेंट को गौर से देख रही थी। उसकी नज़र ऊपर की ओर गई, फिर सोने के धागों से जड़े ब्रोकेड के सेट पर टिक गई, जिसकी कीमत सिर्फ 1 इंच के लिए सैकड़ों टेल थी। फिर उसने आलीशान गहनों को देखा। ये सब उसके होने चाहिए थे। वे सब उसकी होनी चाहिए थीं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह अपनी भावनाओं के प्रति थोड़ी अधिक सतर्क थी, थोड़ी अधिक स्वाभिमानी और पवित्र थी। अर्जुन सेन को उस बेचारी अनन्या चटर्जी ने छीन लिया। रिया वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसकी छाती गुस्से से धड़क रही थी। इस क्षण वह कितनी कामना करती थी कि उसे अपने सामने सत्य पर विश्वास न करना पड़े, कितनी कामना करती थी कि वह अनन्या चटर्जी के सुंदर चेहरे को फाड़ सके। इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है? मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन औरतों से है जो घमंडी होती हैं। रिया वर्मा ने नाराजगी से उपहास किया। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो चंद टेल चांदी से प्रभावित हो जाते हैं,
या जो बिना किसी आत्मसम्मान के किसी भी आदमी के साथ हाथ में हाथ डालकर फ्लावर स्ट्रीट पर टहलने निकल जाते हैं। अनन्या चटर्जी ने अपनी गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और गुलाबी कपड़े पहने नौकरानी की ओर देखा। गुलाबी कपड़े पहने नौकरानी तुरंत आगे बढ़ी और मजाकिया लहजे में बोली, हाँ हाँ, मेरी युवा कुमारी में कोई आत्मसम्मान नहीं है, जबकि कुछ लोग सबसे 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 अधिक आत्मसम्मान वाले होते हैं। आत्मसम्मान के साथ फिर भी यानचुन मंडप में रोते हुए युवा मास्टर सेन से पूछते हुए कि वह उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं, जबकि युवा मास्टर गुप्ता को उनके सामने ही चूम रही थी, जबकि वह महान होने का दावा कर रही थी, जबकि युवा मास्टर सेन से 1000 ताइल गैनोडर्मा ल्यूसिडम मांग रही थी। कुछ लोगों जितना आत्मसम्मानी कौन हो सकता है आप? ये व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनते ही रिया वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया, फिर हरा हो गया, उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे। वह खंडन करना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए, बहस करने का कोई कारण नहीं मिल सका। सबसे बड़ी राजकुमारी, जो किनारे से देख रही थी, बीच बचाव करने के लिए आगे आए और बोली, ठीक है, मैंने आज आप सभी को यहाँ बातचीत और मिलने जुलने के लिए बुलाया है। संयोग से मेरे मन में कुछ निजी बातें हैं जो मैं मिस चटर्जी से कहना चाहती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सुविधाजनक होगा। अनन्या चटर्जी की मौन अनुमति प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ी राजकुमारी ने युवा लड़कियों को पहले बगीचे का आनंद लेने का आदेश दिया, जबकि वह अनन्या चटर्जी को अध्ययन कक्ष की ओर ले गईं। दोनों को साथ साथ चलते हुए देखकर और युवा लड़कियों की उपहासपूर्ण और तिरस्कार भरी निगाहों को महसूस करते हुए रिया वर्मा के दिल में अनगिनत शिकायतें और दर्द उमड़ पड़े। वह चाहती थी कि उसे छिपने के लिए कोई जगह मिल जाए। यह उस तरह का नजारा था, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का तिरस्कार करना, उसकी प्रतिभा और सुंदरता को नीची निगाह से देखना, उसके कार्यों का उपहास करना। अतीत में जब भी उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो उसने क्या किया? वह उन कुलीन महिलाओं को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उससे बेहतर थी, इसलिए वह अर्जुन सेन के पास जाती और उनसे रोती। उसकी बात सुनकर अर्जुन सेन गुस्से से भर जाता और फिर सीधे उन युवा महिलाओं के घर जाकर अपना गुस्सा निकालता और उससे बदला लेता। लेकिन अब अर्जुन सेन चले गए थे, वह अब उस पर अपना गुस्सा नहीं निकालेगा। अर्जुन सेन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, तुम आकर मुझसे सुलह क्यों नहीं कर लेते? बहू, रिया वर्मा ने बाहर से अपने आंसू रोक लिए, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी दुखी थी कि वह जोर जोर से रोना चाहती थी। अपनी आखिरी गरिमा को बरकरार रखते हुए वह अचानक मुड़ी और चली गई। ये लोग पहले और दूसरे दर्जे के कुलीन परिवारों की युवतियां थीं, जो उसे दिल से नीची नजरों से देखते थे। जब ऐसा ही था तो वह उनके साथ घुलने मिलने के लिए खुद को क्यों नीचा दिखाए? वह चाहती थी कि अर्जुन सेन उस पर अपना गुस्सा निकाले। ये सही है, वह अनन्या चटर्जी को ढूंढेगी, अनन्या चटर्जी से उन तरीकों को वापस ले लेगी जिनसे अर्जुन सेन मोहित हो गया था, और अर्जुन सेन को उसे वापस लौटा देगी। ये सही है, जाओ अनन्या चटर्जी को ढूंढो। लेकिन जैसे ही रिया वर्मा गुस्से में अध्ययन कक्ष के पास दौड़ी, मुख्य द्वार से भागकर अनन्या चटर्जी को अर्जुन सेन की दुनिया से बाहर निकलने के लिए चिल्लाने की तैयारी कर रही थी, उसके तेज कदम अचानक रुक गए, मानो उसने कोई जबरदस्त राज सुन लिया हो। रिया वर्मा ने पहले तो अविश्वास से अपना मुंह चौड़ा किया और फिर वहीं स्तब्ध और निश्चल खड़ी हो गई। अध्ययन कक्ष के अंदर सबसे बड़ी राजकुमारी की धीमी आवाज स्पष्ट रूप से रिया वर्मा के कानों तक पहुंची। उसने कहा, मिस चटर्जी, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि यंग मास्टर सेन में ऐसी क्या खासियत थी कि आपने उनसे सगाई करने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, यहाँ तक कि चटर्जी परिवार को भी इसमें फंसाने का जोखिम उठाया। ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी मेरे छोटे भाई के शिक्षक हैं, उनकी दयालुता तो कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसी कारण से मैंने आपके लिए इस पुष्प भोज का आयोजन किया है। मुझे यह मत बताओ कि तुम अभी भी नहीं जानते कि सेन मैनर की महिमा लुप्त होने वाली है, और यही कारण है कि अर्जुन सेन ने तुम्हें चुना। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि अर्जुन सेन अब मिस वर्मा से प्यार नहीं करता, बल्कि तुमसे प्यार करता है? रिया वर्मा शुरुआती सदमे और घबराहट से लेकर अंततः आधी डरी हुई स्थिति तक अपनी जगह पर ही जम गईं। उसने अभी अभी कौन सा धरती हिला देने वाला रहस्य सुन लिया था। महाराज,
क्या आप जनरल निवास के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रहे हैं? जनरल सेन पर राजद्रोह और विद्रोह का आरोप है और उसके पास निर्णायक सबूत भी हैं। अर्जुन सेन ने उसे छोड़ दिया। इसका कारण यह नहीं था कि वह अब उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि उसे संदेह था कि सेन परिवार को किसी बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है, और इसीलिए उसने इस महत्वपूर्ण क्षण में इतना अजीब व्यवहार किया। दरअसल ये वर्मा परिवार से खुद को दूर करने के लिए था, रिया वर्मा की रक्षा के लिए। क्या आप अनन्या चटर्जी से सगाई करने जा रहे हैं? सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा कि अर्जुन सेन जनरल निवास को आशा की एक किरण देने के लिए चटर्जी परिवार से बहुत अधिक चिपके हुए थे, क्योंकि ग्रैंड ट्यूटर चटर्जी अभी भी शाही दरबार में कुछ प्रतिष्ठा रखते थे और कुछ सहायता प्रदान कर सकते थे। लेकिन ये सुनते ही रिया वर्मा अचानक फूट फूट कर रोने लगीं। उसने अपने मुंह को कसकर ढक लिया ताकि उसकी सिसकियां अंदर की सबसे बड़ी राजकुमारी को चौंका न दें। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन सेन, क्या वह मेरे प्रति इतना समर्पित था? मैं अंततः समझ गया कि अर्जुन सेन ने अनन्या चटर्जी को क्यों चुना। यह मेरी वजह से है, मेरी वजह से। वह जानता है कि मैं अनन्या चटर्जी से पूरी तरह नफरत करता हूँ। मुझे इस बात से नफरत है कि वह हमेशा मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करती है। इसलिए अर्जुन सेन, मुझे पूरा करने के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण में वह अनन्या चटर्जी को बर्बाद करना चाहता है। हाँ, यही है, यही होना चाहिए। अर्जुन सेन, हाय रे, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने सोचा कि तुमने सचमुच मुझे छोड़ दिया है। तुमने उस दिन इतनी सारी दुखदाई बातें कहीं, इससे मेरा दिल टूट गया। अगर अर्जुन सेन इस समय यहाँ खड़े होते तो वे निश्चित रूप से गुस्से से अपनी आंखें घुमाते और इस बेवकूफ़ रिया वर्मा को जगाने के लिए उस पर पानी के छींटे मारते। क्या रिया वर्मा के लिए अनन्या चटर्जी की बलि दे दी? बकवास। लेकिन रिया वर्मा के आत्मविश्वास का एक वास्तविक आधार था। आखिरकार उन 3 वर्षों की सावधानीपूर्वक दयालुता नकली नहीं थी, नहीं उन्हें कुछ दिनों की उथल पुथल से आसानी से धोया जा सकता था। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस शापित व्यवस्था ने गलती की, जिसके कारण अर्जुन सेन 3 साल तक गहरे प्रेम का दिखावा करता रहा। हर बार जब उनका सामना रिया वर्मा के मासूम चेहरे से होता था तो अर्जुन सेन अपने अभिनय कौशल और स्नेह का पूरा इस्तेमाल करते थे, जिससे राजधानी में हर कोई यह विश्वास कर लेता था कि अर्जुन सेन उनसे बेहद प्यार करते हैं। जब रिया वर्मा का दिल जोरों से धड़क रहा था और उनकी भावनाएं उथल पुथल हो रही थीं, अध्ययन कक्ष में बैठी अनन्या चटर्जी बोली, मैं सबसे बड़ी राजकुमारी की दयालुता की सराहना करती हूँ। मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता है। वर्तमान स्थिति वास्तव में सेन परिवार के लिए बहुत प्रतिकूल है, मैं सब कुछ समझता हूँ। तो फिर आपने सगाई तोड़ने का फैसला कर लिया है? नहीं। तो फिर आप जानते हैं कि अर्जुन सेन चटर्जी परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है और अपनी योजना को उसके खिलाफ मोड़ने की योजना बना रहा है? नहीं। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? मैं उसके साथ इसका सामना करना चाहती हूँ, अनन्या चटर्जी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक ऐसी चमक जिसने सबसे बड़ी राजकुमारी की आंखों में बाकी सब चीज़ों को धुंधला कर दिया। मुझे इस बात का डर नहीं है कि वह मेरे खिलाफ कोई साजिश रचेगा या मेरा इस्तेमाल करेगा। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि वह मुझसे लाभ पाने के लिए इतनी दूर तक गए। मैं इससे अधिक कुछ नहीं मांग सकता। चूंकि वह इसे चाहता है तो मैं इसे उसे दे दूंगा। वह इतनी सहजता से, इतनी उदासीनता से बोल रही थी। उसकी आंखें एक ऐसे व्यक्ति की उदासीनता से भरी हुई थीं जिसने नश्वर संसार और उसके सांसारिक मामलों को देखा है। सबसे बड़ी राजकुमारी, वह अपने दिल में हुए सदमे का वर्णन नहीं कर सकती थी। वह सेन परिवार की वर्तमान स्थिति का उपयोग सच्चाई को उजागर करने के लिए करना चाहती थी, ताकि अनन्या चटर्जी को यह एहसास हो सके कि अर्जुन सेन की अचानक वापसी प्यार के कारण नहीं बल्कि शोषण के कारण हुई थी, और यह सब रिया वर्मा की रक्षा के लिए था। इस तर्क का इस्तेमाल करके वह अनन्या चटर्जी को सगाई तोड़ने के लिए राजी करेगी। इस तरह सबसे बड़ी राजकुमारी आसानी से दोनों को अलग कर सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी राजकुमारी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनन्या चटर्जी अर्जुन सेन के लिए इतनी जिद करेगी। इससे सबसे बड़ी राजकुमारी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई तथा एक क्षण के लिए वह अवाक रह गई। आप